कंप्लीट किया था? चलो बोलो, क्या कंप्लीट किया था हमने? Pediatric cancer, पेनक्रियाटिक कैंसर एंड intestinal tumors, intestinal tumors or intestinal cancer. Okay. What do you mean by pancreatic cancer? cancer of pancreas, Cancer of pancreas. Okay. What are the risk factors? किसको होने के chances ज्यादा है? What are the risk factors? increased age, diabetes mellitus, alcohol use, previous history of pancreatitis, Pancreatitis. Then बस इतने ही है Condition रिस्क of high फैक्टर? diet, diet, high fat diet, Yes. exposure to environmental chemicals. And smoking. So these are the risk factors. Okay. इसमें भी like prognosis poor है because जब तक ट्यूमर लार्ज नहीं हो जाती तब तक like symptoms एसिम्टोमेटिक नहीं है बट symptoms पता भी नहीं चलेंगे, ऐसे होंगे। एंड जब बड़ी हो जाएगी तब पता चलेगा ट्यूमर, बट तब तक देर हो चुकी होगी। सो इसमें भी प्रोग्नोसिस पुअर है। डायग्नोसिस विजुअलाइजेशन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए ईआरसीपी प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रिएटोग्राफी। उसमें एंडोस्कोपी मेथड से पेनक्रियास की डक्ट्स एंड बिलियरी डक्ट्स है वो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। सिक्रीशन सैंपल्स जो भी टिश्यू कलेक्ट करना है तो तभी कर लेंगे डॉक्टर्स। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स इन अ पर्सन हु इज हैविंग पैनक्रियाटिक कैंसर? साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? nausea, vomiting, jaundice, ascites, clay colored stools, dark colored urine, यस। glucose intolerance, and abdominal pain. एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ये उसके Unexplained. साइन एंड सिम्टम्स है। यस। व्हाट इंटरवेंशंस कैन बी डन? Three main interventions. Which are they? radiation therapy, chemotherapy, Radiation, सर्जरी। कौन सी सर्जरी? Whipple procedure, यस, वीपल प्रोसीजर, वीपल सर्जरी। उसमें होता क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सर्जरी। उसमें क्या होता है? व्हाट इज वीपल सर्जरी, वीपल प्रोसीजर? stomach no third part of bag remove, हम्म। तो उसको गैस्ट्रेक्टोमी नहीं बोलेंगे? वीपल प्रोसीजर का मतलब क्या है? आपने, आई होप आपने घर में पढ़ा होगा तो पता चल क्या होगा क्या है। चलो बोलो। दिस मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग एट होम, राइट? एम आई राइट? से यस और नो। यू आर नॉट स्टडिंग एट होम, राइट? अगर आप नहीं स्टडी करते हो तो लास्ट मोमेंट पर यू विल बी इन ट्रबल। पूरी बुक लास्ट मोमेंट पर नहीं हो पाएगी। इट विल टेक टाइम टू रीड होल बुक। પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટ અને બાઇલ ડક્ટને એનાસ્ટોમોસિસ કરીને કોમન ડક્ટ બનાવવામાં આવે. नो।
इट इज रिटन हियर। चलो मुझे समझाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज वीपल प्रोसीजर? रीड द थर्ड पॉइंट, मुझे समझाओ, मुझे पता नहीं चलता है। उसके नेम्स लिखे हैं ये सारे, उसको डी कोड करो। वो गुजराती में क्या बोलते हैं हम? संधि विच्छेद ना, क्या बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन करने को? वो ऐसा करके आप ट्राई करो, ये वर्ड्स है। પેનક્રિયાસ એક્ટોમી એટલે પેનક્રિયાસ ડ્યુડેનિયમ અને બાઇલ ડક્ટને રિમૂવ કરવામાં આવે પાર્શિયલ यस, एंड उसके साथ साथ ये भी रह गया, સ્ટમક यस। यस, तो कट किया जाता है। थोड़ा पेनक्रियास का जो पोर्शन है जो अफेक्टेड हो गया है, वो पेनक्रियास का पोर्शन रिमूव किया जाएगा, डिओडिनम को रिमूव किया जाएगा। जो गॉल ब्लैडर एंड उसकी सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट एंड हिपेटिक डक्ट, जैसे ये गॉल ब्लैडर की वेसल होगी, ये लीवर की ऐसे वेसल है, तो दोनों कंबाइन होती है तब ये अलग अलग है, जब वो कंबाइन होगी तब वी कैन कॉल इट कॉमन बाइल डक्ट। बट ये पूरा जो है गॉल ब्लैडर एंड ये सिस्टिक डक्ट पूरा कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, उसको नॉट कर दिया जाएगा, बट हिपेटिक डक्ट्स वहां पर होगी। तो ये सिस्टिक डक्ट्स, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, डिओडिनम एंड थर्ड पोर्शन ऑफ स्टमक, ये सब कुछ रिमूव किया जाता है। तो फिर क्या करेंगे वो रिमूव करने के बाद? ऐसा खुला तो नहीं छोड़ सकते हम। જેજુનમ સાથે એનાસ્ટોમસ किसका एनास्टोमोसिस करेंगे? પેનક્રિયાસ यस, સ્ટમક यस, બાઇલ ડક્ટ यस। तो जो बाइल डक्ट है उसको जेजुनम के साथ अटैच करेंगे, पेनक्रियास को जेजुनम के साथ अटैच करेंगे, एंड स्टमक को भी जेजुनम के साथ अटैच करेंगे। तो ये 5 चीजें याद रखनी है। द रिमूवल ऑफ पेनक्रियास, डिओडिनम, बाइल, जो कॉमन सिस्टिक डक्ट है, स्टमक, ये सारी चीजें रिमूव की जाती है, एंड पेनक्रियास, गैस्ट्रिक एंड जो कॉमन बाइल डक्ट है उसको अटैच किया जाता है, एनास्टोमोसिस किया जाता है। नाउ अंडरस्टूड? Yes or no? Other students? Yes, ma'am. Okay. फिर हमने देखा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव कैसे करेंगे? लाइक पेनक्रिएटाइटिस होता है तो जो हम केयर करते हैं पेशेंट की, वो ही सेम केयर करनी है। गैस्ट्रिक सर्जरी हमने आगे देखी, उसकी सर्जरी के बाद जो हम केयर करते थे वैसे ही केयर करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, बट इसमें एक चीज खास मॉनिटर करनी होगी। व्हाट इज दैट? द फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, वो हमें खास मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? hypoglycemia ओनली हाइपोग्लाइसेमिया? hyperglycemia hyper यस, ट्रांजिएंट हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो वो हमें मॉनिटर करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ओके। फिर हमने देखा इंटेस्टिनल ट्यूमर्स, मतलब इंटेस्टिनल ट्यूमर्स मींस tumor of ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन? both बोथ, यस। स्मॉल में भी हो सकती है, लार्ज में भी हो सकती है, सो इट कुड बी बोथ। रिस्क फैक्टर्स कौन से है, किसको हो सकता है? older than 50 years, यस। फिर familial polyposis, यस, फैमिली में हिस्ट्री है, सबको पोलिप्स होता रहता है फैमिली में, तो वो पर्सन को रिस्क है। सेकेंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ, colorectal cancer, यस। फिर chronic inflammatory bowel disease history वाला, यस,
पेशेंट को खुद को हिस्ट्री रह चुकी है किसकी? फैमिली हिस्ट्री तो हमने पढ़ा कि फैमिलीज में है दूसरों को, पर उसको भी होगा, हिस्ट्री पहले हो चुका है। क्या हुआ है? Colorectal polyp. कोलोरेक्टल पॉलिप्स एंड Cancer. Colorectal. कैंसर, यस। और दूसरी हिस्ट्री क्या है पेशेंट को खुद को? Ovarian, endometrial and stomach. ब्रेस्ट कैंसर भी, हाँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है कि इसकी वजह से हो सकता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द असेसमेंट फाइंडिंग? Blood in stool, anorexia, vomiting, weight loss and यस, abdominal distensions, pain, ओके। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गार्डनिंग पेन, ये सब लेट होगा जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगी तब। ओके, एबनॉर्मल स्टूल्स होंगे, बट सब में अलग अलग है। अगर असेंडिंग कोलॉन में ट्यूमर है तो स्टूल कैसा होगा? liquid. लिक्विड कंसिस्टेंसी वाला होगा, मतलब डायरिया जैसा होगा। फिर डिसेंडिंग कोलॉन में ट्यूमर है तो नॉर्मल। या कॉन्स्टिपेशन होगा, या तो सम सॉर्ट ऑफ डायरिया देखने को मिल सकता है हमें। एंड स्टूल का शेप कैसा होगा? कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी है, शेप कैसा होगा? रिबन लाइक स्टूल होगा, यस। क्यों रिबन लाइक स्टूल हो रहा है? Partial obstruction. पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, आधा रास्ता ब्लॉक हो गया है, सो आधे रास्ते में से स्टूल फ्लैट होके निकल रहा है, तो रिबन जैसा स्टूल होगा। ओके, रेक्टल ट्यूमर है तो स्टूल कैसा होगा? Semi-solid. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओस्टोमी। ओपनिंग के बाद स्टूल कैसा होता है वो नहीं, कैंसर है, अभी ओपनिंग नहीं किया है हमने, पेशेंट को कैंसर है। alternative stools, constipation या हाँ, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ऑल्टरनेटिंग होगा, बिकॉज रेक्टल ट्यूमर होगी तो स्टार्टिंग में स्टूल पास नहीं हो पाता है। जो भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारी बॉडी एक लिमिट तक होल्ड कर पाती है स्टूल, फिर बॉडी कैसे भी करके उसको निकालने का ट्राई करेगी। सो अचानक से पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, फिर से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्टूल नहीं निकल पाएगा, फिर वो भर जाता है, कैपेसिटी से बाहर चला जाता है, तो फिर डायरिया होकर सब कुछ खाली हो जाता है। सो जब रेक्टल ट्यूमर होगी तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऑल्टरनेटिवली होता रहेगा। गॉट इट? ये कैंसर की बात है, डोंट मिक्स इट अप। ओस्टोमी का स्टूल डिफरेंट है कि वो सर्जरी के बाद कैसा होता है वो अलग था, और इसमें अलग है, तो मिक्स नहीं करना है। फिर केकेक्सिया, व्हाट इज दिस? केकेक्सिया मतलब व्हाट इज ग्रुप ऑफ सिंड्रोम। नो, यू आर मिक्सिंग अप। ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होगा या तो सिर्फ सिंड्रोम होगा। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। गॉट इट? सो ऐसा नहीं बोल सकते ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। गॉट इट? यस मैम। हाँ, तो कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे? Muscles wasting, weight loss. हम्म, फिर मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, ये तो ग्रुप नहीं हुआ, पैर हुई सिर्फ। और क्या होगा? weakness, anorexia, यस, वीकनेस, एनोरेक्सिया, फटीग, तो ये सारे fatigue. सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्रोनिक इलनेस में पेशेंट कैसा हो जाता है, बीमार ऐसा हो जाएगा। फिर बैरियम एनीमा दोगे आप पेशेंट को, डाई इंसर्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ एनीमा, तो आपको मास देखने को मिलेंगे। जब आप कोलोनोस्कोपी करोगे, सिटी स्कैन करोगे, स्पिग्मोइडोस्कोपी करोगे, तो आपको मासिस देखने को मिलेंगे, ट्यूमर्स देखने को मिलेगी। तो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स। इंटरवेंशंस क्या की जा सकती है? मेन इंटरवेंशंस,
chemo radiation surgery, that is the main intervention. But general intervention, supportive interventions में what is the complication of intestinal cancer? उसकी complication क्या है? ओके, परफोरेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस होगा, यस। तो वो कॉम्प्लिकेशन है एक, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हम मॉनिटर करेंगे। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ परफोरेशन? बॉवेल परफोरेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हाइपोटेंशन, यस, हाइपोटेंशन, रैपिड एंड वीक पल्स, यस, टेकिकार्डिया विथ वीक पल्स, टेम्परेचर एलिवेटेड, यस, हाइपरथर्मिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? ड्यू टू एनलार्ज ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो कैसे पता चलेगा कंप्लीट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है? अर्ली साइंस क्या होगी उसकी? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यस, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे फिर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे फिर बॉवेल साउंड कैसे हो जाएंगे? फिर डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीड થઈ શકે, हेमरेज। हेमरेज होगा, यस। आपको कैसे पता चलेगा हेमरेज हो रहा है? तो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? क्लासिकल साइंस क्या थी हेमरेज की? साइन ऑफ शॉक, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपोटेंशन। यस। न्यू स्टूडेंट्स राइट इट डाउन। जब भी हाइपो हेमरेज होता है, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है पेशेंट, सो देयर विल बी टैकीकार्डिया, टैकीपनिया एंड हाइपोटेंशन। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट अप होगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। नेक्स्ट इज एब्सेस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो कॉम्प्लिकेशन। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फीवर विथ पेन। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी ये तो इनिशियल था कि हाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो गई तो हमें पता चला कि अब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अर्ली साइन ये है। ऑब्स्ट्रक्शन हो ही गया है तो फिर वो पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाएगा, सो आगे रास्ता बंद है। तो फिर बॉडी वो वेस्ट को कहाँ से एलिमिनेट करेगी? इन फॉर्म ऑफ वॉमिट, वॉमिटिंग। बट वो वॉमिटिंग में क्या प्रेजेंट होगा? फीसिस, फीसिस होगा, फीकल मैटर प्रेजेंट होगा, फीकल कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे। पेशेंट को पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली होगा, इसीलिए तो वो बैक फ्लो हुआ है, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। सो ये सारे साइंस आपको देखने हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है दैट मीन्स कि पेशेंट को ट्यूमर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गई है एंड ये हमें पहले ठीक करना होगा। ओके, हम रेडिएशन दे सकते हैं सर्जरी से पहले कि हम इजीली ट्यूमर को रिमूव कर सके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड बाद में भी हम दे सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव हमने देख लिया, नॉन सर्जिकल की कीमो रेडिएशन होगा। सर्जिकल इंटरवेंशंस में कितने टाइप की सर्जरीज हम कर सकते हैं? कितने टाइप की सर्जरी कर सकते हैं? ओस्टोमी, ओस्टोमी क्रिएशन कर सकते हैं, वेदर कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, सिर्फ यही है सर्जरी, दूसरी नहीं कर सकते। बॉवेल रिसेक्शन कर सकते हैं एंड लिम्फ नोड भी रिसेक्शन। लाइक ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ट्यूमर है, ऑस्टोमी नहीं करना है तो डॉक्टर इतना पोर्शन रिमूव करके ये दोनों को अटैच कर देंगे, सिर्फ बीच का रिमूव किया है। इंटेस्टाइन एज इट इज है, स्टूल पेशेंट नॉर्मली पास करेगा। बट जब ज्यादा पोर्शन इसके पीछे का सब निकाल दे डॉक्टर तो फिर यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन में ओपनिंग करना होगा। तो बॉवेल रिसेक्शन भी किया जा सकता है, सिर्फ बीच का पोर्शन, डैमेज पोर्शन निकालेंगे, या तो कोलोस्टोमी इलियोस्टोमी किया जा सकता है। लिम्फ नोड, लोकल आसपास की लिम्फ नोड भी निकाली जा सकती है। नाउ अगर कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी करना है तो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करेंगे हम? आपके पास एक पेशेंट है, उसको सर्जरी के लिए डॉक्टर ने आपको बोला है कि वी हैव टू डू द सर्जरी, टुमारो देयर इज सर्जरी, तो आप क्या करोगे फिर पेशेंट पर? फर्स्टली कंसल्ट करावano एंटेरोस्टोमल थेरेपिस्ट। यस, वो डिसाइड करेंगे कि ओपनिंग ओस्टोमी कहाँ पर करनी चाहिए। फिर बॉवेल प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव डायट्स इंस्ट्रक्ट करना।
हाँ, बॉवेल प्रिपरेशन हमें पता है, सर्जरी से पहले तो हम एनबीएम करते हैं, बट कल है तो रात से एनबीएम करेंगे। आज से अभी से क्या करना है, तो एक स्पेसिफिक डाइट देना होता है। फिर रात में बॉवेल क्लीन करने के लिए लेक्सेटिव्स, एनिमा, स्टूल सॉफ्टनर, ये सारी चीजें दी जाती है। फिर प्री ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस देंगे, एंटीबायोटिक्स है, इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक्स हम देंगे तो इंटेस्टाइन लाइक फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाएगी। कंसेंट ली गई है कि नहीं वो हमें चेक करना होता है। पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एजुकेशन भी देना होगा कि आप जैसे ही सर्जरी से आओगे तो आपके ऊपर ऐसे होल होगा, फिर कैसे उसको क्या करना है वो सब आप पहले से सिखाओगे, राइट। ये आपको पेशेंट को बोलना है कि ट्यूबिंग्स और ये सब होगा तो घबरा मत जाना। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज कैसे करना है, डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, वो सब आप पहले से ही सिखा लोगे। ये सारी प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन आएगी। सो ऐसा नहीं कि इतने पॉइंट्स दिए हैं तो एग्जाम में इतने ही आपको पूछेंगे। जो भी हो सकता है प्रैक्टिकली लॉजिकली, जो जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो सब हमें ध्यान रखना होगा। कोलोस्टॉमी किया है तो पोस्ट ऑपरेटिवली, अगर चलो पेशेंट आइडियली पेशेंट जब भी ओटी में से आपके पास आता है तो उसके ऊपर बैग होता है, पाउच होता है, बट जो आप पेशेंट रिसीव करने गए हो पाउच नहीं लगा है, सो व्हाट यू विल डू। पाउच नहीं है, सो व्हाट यू विल डू। apply petroleum jelly cause peace and dressing. ओके, उसके पहले पेट्रोलियम जेली गॉस पीस लगाएंगे, उसके ऊपर ड्राई गॉस पीस लगाकर उसको ड्रेसिंग करके पैक कर देंगे। फिर हमें वैसे ही छोड़ देना है, एक बार वो कर दिया देन इट इज सेफ, ऐसा है। No, तो ये तो as soon हमने as टेम्पररी, possible, हाँ pouch. यस, ये हमने टेम्पररी पीरियड के लिए लगाया कि वो ड्राई आउट ना हो जाए। एज सुन एज पॉसिबल हमें पाउच सिस्टम मंगवा कर लगानी होगी, बट जब तक नहीं आ जाती तब तक हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते। ओके, फिर हमें मेन चीज, कोई भी ओस्टोमी है उसमें मेन चीज क्या करना होगा हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट ओस्टोमी वाला होता है क्या एक चीज आपको खास ध्यान रखनी होती है, यू हैव टू मॉनिटर समथिंग। Trauma color. कलर, यस, विच इज द नॉर्मल कलर, Pink Red and or रेड और पिंक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कलर। proper blood flow થાય છે. Yes, good circulation, high vascularity. What are the abnormal colors? Pale pink, black, blue, purple. Yes, and cyanos, ये सारे abnormal colors हैं। पेल पिंक का मतलब क्या। low hemoglobin. लो हीमोग्लोबिन एंड Hematocrit. वाई। Bleed वाई, થયું છે. यस, ड्यू टू इनएडिक्वेट सर्कुलेशन, या ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड लॉस हुआ है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से वो पेल हो गया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, वो Sinus. साइनोस हो जाएगा, नेक्रोस हो जाएगा। तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, ब्लू, ब्लैक, Blue. पर्पल, यस, कोई सा भी कलर हो सकता है। दैट इंडिकेट्स इनएडिक्वेट सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन, ये सारे उसके डिफरेंट वर्ड्स हैं जिसका मतलब सेम होता है कि अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ओके, देन स्टूल भी हमें देखना होता है। पोस्ट ऑपरेटिवली कोई भी कहाँ पर भी ओस्टोमी क्रिएट किया है, पोस्ट ऑपरेटिवली फर्स्ट ब्लड, इनिशियली ब्लड कैसा होगा, कोई भी ऑस्टोमी है, कोई भी कहाँ पर भी की है, वेदर इट इज इलियोस्टोमी, असेंडिंग कोलोन की कोलोस्टोमी है, ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग कहीं पे भी है, इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव स्टूल कैसा होगा, Liquid. लिक्विड होगा। फिर धीरे धीरे वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। इलियोस्टोमी में है तो, इलियोस्टोमी है तो फिर लेटर ऑन कैसा होगा स्टूल,
ઇલિયોસ્ટોમીમાં તો લિક્વિડ જ છે. लिक्विड ज होगा, यस. ओके. असेंडिंग कोलन में है तो લિક્વિડ જ તો है. ओके, उसमें भी लिक्विड होगा. डिसेंडिंग में है तो सेमी सॉलिड है. डिसेंडिंग, नॉर्मल. Normal. यस, नियर नॉर्मल होगा, नॉर्मल जैसा ही होगा. और ट्रांसवर्स में सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड होगा, यस. ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे. फिर पेरिनियल वुंड है, पेरिनियल एरिया में उसको हमें चेक करना होगा. अगर वुंड है तो रेगुलर केयर करनी है. उसके इन्फेक्शन के साइंस चेक करेंगे. पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि ज्यादा गैस फॉर्मिंग वाले जो फूड है, जो हम न्यूट्रिशन में एफओएन में स्टडी करेंगे कि गैस फॉर्मिंग फूड कौन से है, तो ये सारे अवॉइड करने हैं. द रीजन इज रैशनल इज कि उसमें से बहुत खराब स्मेल आएगी, गैस प्रोड्यूस होगा, तो वो गैस वो होल में से ही निकलेगा. सो पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट के आसपास वालों लोगों को भी डिस्कम्फर्ट होगा. कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी अवॉइड करने चाहिए. ट्रॉमा की केयर कैसे करनी है, इरिगेशन कैसे करना है, वो सब हम सिखाएंगे. कब से पेशेंट नॉर्मल वर्क स्टार्ट करता है, जॉब, फिर एक्टिविटीज, ट्रैवलिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स कब से स्टार्ट करना है, वो सब हम इंस्ट्रक्शन देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन. इलियोस्टोमी में भी हेल्दी रेड होगा. इनिशियली लिक्विड होता है, लेटर ऑन भी लिक्विड ही रहेगा. सो मेन रीजन रिस्क क्या होगा इलियोस्टोमी में? डिहाइड्रेशन से इलेक्ट्रो. डिहाइड्रेशन का, यस. सेम रिस्क असेंडिंग कोलोस्टोमी की है तो भी होगा कि नहीं होगा? हाई सेम. ऑब्वियसली होगा, बिकॉज उसमें भी लिक्विड ही स्टूल निकल रहा है. सो मेजोरिटी ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो लॉस हो जाएगा. सो वो दोनों क्लाइंट को डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का रिस्क ज्यादा होता है. इलियोस्टोमी में स्टूल का कलर कैसा होगा? Red. स्टूल का कलर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द स्टोमा कलर. ग्रीन हसे डार्क बाइल. ग्रीन, Green, dark. यस. एंड लेटर ऑन येलो कलर. येलो Yellow. कलर हो जाएगा. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑलवेज मॉनिटर. यस. आगे. Always monitor the stoma color, that is so important. And a dark blue, purple, black stoma indicates compromised circulation and we have to notify the surgeon. Any doubt till this? No. Okay, so let's start new cancer, that is lung cancer, cancer of lungs. तो उसको हम लंग कैंसर बोलेंगे. लंग कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रोंकाई एंड पेरिफेरल लंग टिश्यूज. मतलब हमें पता है कि ये लंग का ऐसे स्ट्रक्चर है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होता है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं. सो ये जो लास्ट पोर्शन है वहां पर ट्यूमर ओरिजिनेट होती है. एंड समटाइम्स उसके सराउंडिंग टिश्यू में, स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो पेरिफेरी ऑफ द लंग टिश्यू है, जितना ये लाइक दूर दूर लाइक ऐसा होगा वहां पर ज्यादा होती है वो ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर. द लंग्स आर द कॉमन टारगेट ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स. हमने आगे भी देखा, जितने भी ऑर्गन्स है कहीं पे भी कैंसर होता है, मेटास्टेसिस मेजोरिटी ऑफ कैंसर का लंग्स की तरफ तो आराम से जाएगा. सो लंग्स एक कॉमन टारगेट है. सारे ऑर्गन्स में कैंसर होगा तो वो ट्रैवल होके स्प्रेड होके लंग्स के पास आराम से आ जाएगा. ब्रोंकोजेनिक कैंसर, tumor originates in the epithelium of bronchus, spreads through the direct extension and lymphatic dissemination. अगर एक है कि दूसरे ऑर्गन में हुआ है वो ट्रैवल होके लंग्स में आया है, दूसरा है कि लंग्स में ही हुआ है कैंसर, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकोजेनिक कैंसर. जो ब्रोंकस है लंग्स के अंदर, जो ब्रोंकाई है उसके ही एपिथेलियल लेयर में से ट्यूमर ओरिजिनेट हुई है. वो दूसरी जगह पर फिर कैसे स्प्रेड होगी? थ्रू लिम्फेटिक डिसेमिनेशन, लिम्फेटिक सिस्टम से, एंड डायरेक्टली वो स्प्रेड होके, डायरेक्ट उसका शेडिंग होके भी वो स्प्रेड हो सकता है. अभी लंग कैंसर के टाइप्स है, मेनली दो टाइप के लंग कैंसर है, SCLC एंड NSCLC. ये दो मेन टाइप है. इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल सेल टाइप.
सेल्स के टाइप कैसे है, जो ट्यूमर है, लंग कैंसर हुआ है जो ट्यूमर है, उसके सेल्स कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है कि वो मेनली दो टाइप के हैं। एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है, एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। मतलब अभी सेल्स छोटे छोटे हैं, जो कैंसर की ट्यूमर है उसके अगर सेल्स हम स्टडी करेंगे तो छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे, दैट इज स्मॉल सेल लंग कैंसर। एंड लार्जर सेल्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अभी ये जो NSCL है, जो लंग कैंसर है, ये लंग कैंसर है, वो दो मेन टाइप का है, SCLC, NSCLC। अभी ये NSCLC है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है, दो नहीं तीन टाइप में डिवाइडेड है, एपिडर्मल या तो स्क्वेमस सेल। जो एपिडर्मिस है वो बड़ा बहुत बड़ी बड़ी सेल्स ट्यूमर बना रहा है, सो दैट इज एपिडर्मल और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज एडिनो कार्सिनोमा एंड थर्ड इज लार्ज सेल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये उसके भी टाइप्स है। ये आपकी नॉलेज के लिए था, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लंग कैंसर कितने टाइप्स का होता है, बट यू शुड नो लंग कैंसर में दो टाइप का होता है, स्मॉल सेल, लार्जर सेल। लार्जर सेल को हम बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो भी तीन टाइप के डिवाइडेड है। कौन से बड़े बड़े सेल्स है, तो एपिडर्मल है, एडिनोकार्सिनोमा है एंड लार्ज सेल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। गॉट इट? यस और नो? Yes. Yes. Now, why there is so much of importance to identify the type of cancer? ये डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स को उससे पता चलेगा कि उनको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। स्मॉल सेल्स को इतनी हार्श ट्रीटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी कम डोजेस में भी वो किल हो जाएंगे। बड़े सेल्स है तो फिर उसको ज्यादा ट्रीटमेंट देनी होगी। सो ये तीनों के तीन टाइप है वो सिमिलर। ये जो हमने तीन टाइप देखी, एपिडर्मल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल, तो ये तीनों तीन एक ही मेन कैटेगरी के, तो तीनों की तीन की ट्रीटमेंट सिमिलर होगी। सो ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, कैसे देनी है, सिर्फ कीमो देना है, कीमो रेडिएशन कंबाइन देना है, क्या देना है, सो डॉक्टर को हेल्प हो जाएगी अगर उनको टाइप पता चल जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैंसर। बट हमें पता होना चाहिए कि इतना होता है। उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लंग कैंसर? तो चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है, सीटी स्कैन, पेट स्कैन किया जा सकता है, MRI किया जा सकता है, which would show a lesion or mass, and by bronchoscopy and sputum studies which demonstrates a positive cytological study for cancer। तो इतने सारे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, MRI, उस सब में हमें लीजन ट्यूमर दिखेगा। फिर हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, स्पुटम स्टडी, स्पुटम का कल्चर लेके हम स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें भी पता चलेगा। जब पेशेंट को लंग कैंसर होता है ना तो हीमोप्टिसिस होता है, ब्लड वाला स्पुटम निकलेगा और उसमें कुछ कुछ सेल्स ऐसे शेड होके निकलेंगे। सो वो स्टडी करने से भी पता चलेगा कि हाँ उसमें कैंसर सेल्स प्रेजेंट है। कॉजेस, लंग कैंसर होता क्यों है? सो सिगरेट स्मोकिंग और ऑल्सो एक्सपोजर टू पैसिव टबैको स्मोक। सो एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर दोनों को चांसेस है लंग कैंसर होने का, और उसमें से पैसिव स्मोकर को तो ज्यादा होगा, बिकॉज जो एक्टिव स्मोकर है तो मेजोरिटी ऑफ स्मोक वो तो बाहर निकल रहा है, कुछ पोर्शन अंदर रह रहा है, बाकी सारा उसने बाहर निकाल दिया। बट जो पैसिव स्मोकर है उसने तो सब कुछ इनहेल कर दिया। सो पैसिव स्मोकर्स को ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर का। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट्स, यस, एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, वो भी स्मोक, पॉल्यूटेड स्मोक भी इनहेलेशन की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। असेसमेंट, जिसको भी लंग कैंसर होगा साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? देयर विल बी कॉफ, wheezing or dyspnea. What is wheezing? What is wheezing? Any idea what is wheezing? wheezing क्या है पता है? Old students? Lung sound. Yes. Abnormal lung sound है जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आप सीटी बजाते हो कोई भी चीज से, जितना वो नैरो होगा सीटी उतनी लाउड होगी। तो व्हीजिंग साउंड एक विसल जैसा साउंड है जो एबनॉर्मल लंग साउंड है। सो व्हीजिंग साउंड क्रिएट होगा। देयर विल बी डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हॉर्सनेस हो जाएगा, आवाज खराब हो जाएगी पेशेंट की,
हिमोप्टिसिस होगा, हिमोप्टिसिस मतलब ब्लड टी स्पूटम होगा, फिर प्यूरुलेंट स्पूटम भी दिख सकता है, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड। जो ब्रीथ साउंड है, जब पेशेंट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर ये ब्रीथ साउंड सुनते हैं, तो ब्रीथ साउंड्स कम हो जाएंगे या तो एब्सेंट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी चेंजेस लीडिंग टू हाइपोक्सिया, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे हाइपोक्सिया हो जाएगा। एंड हाइपोक्सिया की वजह से there will be clubbing of the finger nail beds, clubbed fingers ऐसा बोलते हैं ना, clubbed fingers, तो कैसा हो जाता है, you can see here, उसके nails ऐसे गोल हो जाएंगे, आप देख सकते हो ऐसे nails हो जाते हैं, so these are the clubbed fingers या nail beds, ऐसे clubbing of nail beds कहलाया जाएगा। ये मेन साइन है, जब भी पेशेंट हाइपोक्सिया से सफर करेगा उसके नेल्स ऐसे हो जाता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया, बहुत टाइम से पेशेंट हाइपोक्सिक है तो उसके नेल्स ऐसे चेंज हो जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ द फिंगर नेल बेड्स। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। नाउ इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, हमें पता है 3 मेन इंटरवेंशन होगी, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, बट अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हमें देनी होगी। सो अदर इंटरवेंशन क्या करेंगे, हम वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, खास करके SpO2 पल्स ऑक्सीमेट्री खास मॉनिटर करना है, monitor breathing patterns and breathe sounds and for the signs of respiratory impairment and monitor for hemoptysis। breathing patterns कैसी है पेशेंट की वो चेक करना है, breathe sounds कैसे है वो चेक करना है, कोई respiratory impairment है कि नहीं वो चेक करेंगे, hemoptysis है कि नहीं वो सब कुछ हम चेक करेंगे। assess for tracheal deviation, yes, what is tracheal deviation, any idea, what do you mean by tracheal deviation? What do you mean by tracheal deviation? ओके, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया डेविएट हो गया है, दिस इज द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, वो मिड लाइन होता है, बट ड्यू टू कैंसर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सबसे कॉमनली ट्रेकियल डेविएशन न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलता है। न्यूमोथोरेक्स मींस ये जो प्लूरल स्पेस है वहां पर एयर अक्यूमुलेट हो जाएगी, सो उसके प्रेशर की वजह से ट्रेकिया मिड लाइन की वजह ऐसी हो जाएगी, एक साइड मूव हो जाएगी, पूरी एक साइड चली जाएगी ऐसे, तो ये ट्रेकियल डेविएशन हो गया, एक साइड खिसक गई है। सो हमें देखना है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, वी हैव टू असेस फॉर ट्रेकियल डेविएशन। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब फॉर पेन मैनेजमेंट, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। प्लेस इन अ फाउलर्स पोजीशन टू हेल्प ईज ब्रीथिंग, जब भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सिटिंग पोजीशन दैट इज द बेस्ट पोजीशन, सो हाई फाउलर्स पोजीशन, अगर वो पेशेंट नहीं ले सकता तो एटलीस्ट सेमी फाउलर दो, बट सिटिंग पोजीशन बहुत हेल्पफुल होगी फॉर एनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। Administer oxygen as prescribed and humidification to moisten or loosen the secretion, yes, हम ऑक्सीजन देंगे बट ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, ह्यूमिडिफिकेशन देने की वजह से वो जो सारे सिक्रीशंस है वो मॉइस्ट होके लूज हो जाएंगे। Assess for malignant pleural effusion, yes, what is pleural effusion, what do you mean by pleural effusion? Pleural effusion का मतलब क्या? Students, tell me, what do you mean by pleural effusion? Fluid accumulate થઈ જાય pleural space. Yes, fluid accumulation in the pleural space, उसको हम pleural effusion बोलेंगे। So malignant, कैंसर की वजह से abnormal fluid accumulation हुआ है, malignant pleural effusion हुआ है। Provide respiratory treatment as prescribed, बहुत सारी other respiratory treatment, like हमने देखा है ना कि nebulization हम देते हैं, फिर ऑक्सीजन देंगे और कूल मिस्ट, वो सब कुछ हम रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट बोलेंगे, सो वो सब हम दे सकते हैं। टीच द क्लाइंट रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक्स सिखाएंगे, लाइक नोज से इनहेल करना है, माउथ से एक्सहेल करना है पर स्लीप करके, तो वो हम सिखाएंगे पेशेंट को। एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा, जैसे एज्मा में हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेम यहाँ पर भी हमें देना होगा ब्रोंकोडायलेटर्स। प्रोवाइड हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन डाइट,
प्रोवाइड एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, रेस्ट पीरियड्स एंड एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट को अच्छा डाइट देंगे, एक्टिविटी करवाएंगे जितनी पेशेंट टॉलरेट कर सकता है। वी डोंट वांट कि पेशेंट की सांस फूल जाए और उसको और हाइपोक्सिया हो जाए। सो जितनी वो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी करवाएंगे, बीच बीच में रेस्ट पीरियड भी रखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी करवाएंगे पेशेंट को। ये सारी लाइक जनरल इंटरवेंशंस हो गई, सपोर्टिव इंटरवेंशंस। मेन इंटरवेंशंस में नॉन सर्जिकल कौन सी है? सो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी may be prescribed for localized intrathoracic lung cancer and for palliation of hemoptysis, obstruction, dysphagia, superior vena cava syndrome and pain. Yes, रेडिएशन दो रीजन के लिए दी जाती है। पहली तो वहां पर ट्यूमर है वो किल करने के लिए, सेकेंडली पैलिएटिव केयर करने के लिए। पैलिएटिव मतलब हमें पता है कि अब वो क्योर नहीं होने वाला है, बट उसकी वजह से जो दूसरे सिम्टम्स है एटलीस्ट वो हम कम कर सके, तो पेशेंट शांति से विदाउट एनी अदर सिम्टम्स पेशेंट शांति से जी सके। सो हिमोप्टिसिस हो रहा है ड्यू टू दैट कैंसर, वो ठीक करने के लिए। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, पेशेंट को स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है। सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम हो रहा है ड्यू टू ट्यूमर। व्हाट इज दिस सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम? मतलब सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम मतलब क्या? નેરો થઈ જાય superior नॉट नैरो, ड्यू टू ट्यूमर नैरो होता है। compress हाँ, यस। सो ये सुपीरियर वीना केवा जो हार्ट में से ऊपर से बॉडी की ऊपर की जो बॉडी है वहां से जो ब्लड लेके जाता है, तो सुपीरियर वीना केवा पर वो जो लंग्स की ट्यूमर है वैसे प्रेशर डालती है। सो नैरो होता है बट अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से ट्यूमर की वजह से वो कंप्रेस होके नैरो हो गई है। एंड उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम एंड पेन होगा। सो उसके लिए हम पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन रिसेक्टेबल ट्यूमर्स और एज एडजुवेंट थेरेपी। कुछ बार ऐसा होता है कि हम वो ट्यूमर नहीं निकाल सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। एंड समटाइम्स एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी मतलब हमने सर्जरी तो की है, निकाल तो दिया है, बट फिर भी हम कीमो देते हैं, रेडिएशन देते हैं। So ये these are the non-surgical interventions. Now surgical interventions कौन सी है? So there are many types of lungs surgery for cancer. First है laser therapy. Now आपको laser therapy का नाम सुन के ही पता चल गया होगा. What is this laser therapy? What is this laser therapy? रेडिएशन एक लेजर बीम होता है जिसमें से लेजर लाइट निकलेगी, हाई एमिशन वाली जो लाइट लेजर्स निकलती है उससे हम ट्यूमर को ब्रेक कर देते हैं। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंडोब्रोंकियल ब्रोंकस है, ऐसे ब्रोंकस है और उसमें ट्यूमर है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लेजर की मदद से ये ट्यूमर को तोड़ देंगे एंड ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज थोरासेंटेसिस, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्लेसमेंट और फ्लूरोडेसिस। थोरासेंटेसिस मतलब क्या? जब भी सेंटेसिस वर्ड है मतलब क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस, थोरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। व्हाट इज दिस सेंटेसिस वर्ड मीनिंग? मींस removal of accumulation fluid. yes, removal of accumulated fluid. तो हमें पता है due to lung cancer there are chances of fluid accumulation in the pleural space. तो वो रिमूव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं थोरासेंटेसिस। एंड वो रिमूव करने के लिए हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाना पड़ेगा। वो हमने कलेक्शन ड्रेनेज सिस्टम देखा था कि जो आपने देखा होगा कि सक्शन कलेक्शन चैम्बर्स होता है, न्यू स्टूडेंट्स आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि ग्लास के जार्स वाला होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्लेसमेंट। तो ये किया जा सकता है, या तो प्लूरोडेसिस किया जाता है। प्लूरोडेसिस मतलब हमें पता है कि कैंसर है, बार बार फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, सो हम ये जो पैराइटल लेयर है एंड विजरल लेयर है उसको चिपका देते हैं, बीच में से ज्वाइन कर देंगे, सो बीच में कोई फ्लूइड अक्यूमुलेट ही नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लूरोडेसिस। तो ये सारी चीजें भी की जा सकती है। ये क्यों किया जाता है? टू रिमूव द प्लूरल फ्लूइड एंड रिलीव द हाइपोक्सिया, ऑफन इंडिकेटेड इन रिकरेंट मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन। ये बार बार हो रहा है ऐसा, तो फिर थोरासेंटेसिस हम बार बार करेंगे एंड लास्ट में फिर डॉक्टर क्या करेंगे? चिपका ही देंगे, सो फ्लूइड अक्यूमुलेट ही ना हो। नेक्स्ट ये अब ये मेन सर्जरीज है।
थोरेकोटॉमी, ओटॉमी मतलब इट इज नॉट ऑटो एक्टमी एंड ओस्टॉमी, इट इज ओटॉमी मतलब ओटॉमी का मतलब क्या, ये 3 सफिक्स है, ओटॉमी, एक्टमी, ओस्टॉमी। चलो मुझे इसका मतलब बताओ, ये का इसका मतलब तो पता होगा, व्हाट डज दिस एक्टमी मीन्स? रिमूवल। रिमूवल, ओके। व्हाट डज दिस ओस्टॉमी मीन? ओस्टॉमी का मतलब, सॉरी, ओस्टॉमी का मतलब स्टोमा क्रिएट करिए। तो ऐसा बोल सकते हैं परमानेंट ओपनिंग, या तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ओपनिंग और परमानेंट ओपनिंग कर रहे हैं, उसको हम ओस्टॉमी बोलेंगे। एक्टमी के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, गैस्ट्रेक्टॉमी, डियोडिनेक्टॉमी, पेनक्रिएक्टॉमी ऐसा वर्ड्स है, फिर नेफ्रेक्टॉमी बोल सकते हैं, अपेंडेक्टॉमी। सो जितने भी एक्टॉमी है मतलब रिमूव कर दिया है। ओस्टॉमी में ट्रेक्योस्टॉमी है, बहुत लंबे टाइम के लिए हम ओपनिंग क्रिएट करके रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ओपनिंग, सो दैट इज ओस्टॉमी। कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी, तो दिस आर ओस्टॉमी। ओटॉमी मतलब क्या? ओपनिंग क्रिएट कर। यस, टेम्पररी ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बट उसको ओपन किए बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक थोरेकोटॉमी, जब तक ये थोरेक्स, हम ऊपर का थोरेक्स ओपन नहीं करेंगे तब तक लंग्स के ऊपर सर्जरी कैसे करेंगे हम? इट इज नॉट पॉसिबल, इन्वेजिव, हमें ये ओपन करके ही करना होगा। तो थोरेकोटॉमी तो करना ही पड़ेगा। ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो थोरेकोटॉमी तो करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट ओपन हार्ट सर्जरी कैसे पॉसिबल होगा? क्रेनियोटॉमी, जब तक क्रेनियम बोन हम नहीं निकालेंगे, ओपन नहीं करेंगे, ब्रेन की सर्जरी कैसे होगी? फिर सर्जरी के बाद हम उसको वापस से पैक कर देते हैं, बट वो टेम्पररी ओपनिंग करना पड़ेगा। लेप्रोटॉमी, जब तक ओपनिंग नहीं क्रिएट करेंगे एब्डोमिनल सर्जरी कैसे होगा? सो ये लेप्रोटॉमी। ओटॉमी मतलब टेम्पररी ओपनिंग, विदाउट दैट अंदर की सर्जरी पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू ओपन द थोरेसिक कैविटी। सो थोरेकोटॉमी ओपन करके, तो हमें ओपन करके हमने क्या किया? न्यूमोनेक्टॉमी किया। न्यूमोनेक्टॉमी मतलब इट इज एक्टॉमी, मतलब न्यूमो वर्ड किसके लिए यूज होगा? लंग्स। लंग्स के लिए। सो वी आर ओपनिंग द थोरेसिक कैविटी एंड रिमूविंग अफेक्टेड लंग। जो भी अफेक्टेड लंग है, एक साइड का डैमेज हो गया है, हमने पूरा एक लंग ही निकाल दिया। सो ये सर्जरी का नाम हुआ थोरेकोटॉमी विथ न्यूमेनेक्टॉमी, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन एंटायर लंग। सेकेंड सर्जरी है थोरेकोटॉमी विथ लोबेक्टॉमी, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस थोरेकोटॉमी विथ लोबेक्टॉमी? thoracic थोरेकोटॉमी, cavity ओपनिंग हाँ, કરીને लोब रिमूव करिए। यस, हमें पता है कि जो लंग्स है उसमें लोब्स है। राइट साइड, लेफ्ट साइड के लंग में 2 लोब्स है, राइट साइड के लंग में 3 लोब्स है। तो एक पूरा लोब, जो भी अफेक्टेड लोब है, बीच का, नीचे का, जो भी अफेक्टेड लोब है, हम पूरा लोब निकाल रहे हैं। लंग्स पूरा नहीं निकाल रहे, उसका एक लोब निकाल दिया है, सो दैट इज लोबेक्टॉमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन लोब ऑफ द लंग फॉर ट्यूमर्स कन्फाइंड टू अ सिंगल लोब। नेक्स्ट इज थोरेकोटॉमी विथ सेगमेंटल रिसेक्शन, मतलब thoracotomy with segmental resection means चलो, दिस इज द राइट लंग, ऐसे लोब्स होते हैं, आपको पता होगा तो। फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब एंड थर्ड लोब। अभी न्यूमेक्टॉमी में पूरा लंग निकाल दिया, लोबेक्टॉमी में चलो ये सेकेंड लंग में कैंसर था तो हमने इतना लोब निकाल दिया, इतना लोब निकाल दिया। नेक्स्ट है सेगमेंटल रिसेक्शन। सेगमेंटल रिसेक्शन मतलब हम पूरा लोब नहीं निकाल रहे हैं, ये लोब में भी इतना पोर्शन डैमेज है तो सिर्फ उसका एक सेगमेंट निकालेंगे, पूरा लोब नहीं निकाला है। सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ लोब का एक सेगमेंट, लोब सेगमेंट हम निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे सेगमेंटल रिसेक्शन। गॉट इट? यस, आई आई होप कि अब आपको लाइक कोई भी सर्जरी का नाम हो, एक्टमी, ओस्टोमी, ओटोमी,
वो नाम पढ़ के आगे का प्रीफिक्स पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि ये किसकी सर्जरी है। अगर ये सफिक्स आपके क्लियर है कि इसका मतलब ये होता है, तो कोई भी सर्जरी क्यों ना लिखी हो, उसका नाम पढ़ के आप ब्रेक डाउन करके ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें क्या किया जाता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट, अदर थेरापीज हम क्या कर सकते हैं, ये तो सर्जिकल इंटरवेंशन हो गई। अदर देन दैट, अदर थेरापी सच एज इंटरवेंशन एज इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, photodynamic therapy, air-based stenting, radio frequency ablation, some of which may require surgical intervention. Like patient की immunity बढ़ानी है तो हम immunotherapy देंगे, हाई लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ऐसा सब चीज देंगे। टारगेटेड थेरापी, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ट्यूमर है सीधा उसके ऊपर ही अटैक करके टारगेटेड थेरापी देंगे। फोटो डायनेमिक थेरापी, हाई लाइक जैसे न्यूबॉर्न बेबी को कैसे फोटो थेरापी दी जाती है एक लाइट की वजह से, सो ऐसे हाई डोज ऑफ लाइट हम देकर वो ट्यूमर को ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट इज फोटो डायनेमिक थेरापी। एयरवे स्टेंटिंग, जो एयरवे है जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके बीच में एक स्टेंट रख देंगे, तो जिसकी वजह से जैसे एंजियोप्लास्टी में कैसा होता है, कोरोनरी आर्टरी में एक स्टेंट रख देते हैं कि जिससे वो कंप्रेस ना हो जाए, ओपन रहे, पेटेंट रहे। सो ऐसे एयरवे स्टेंटिंग किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है। अब्लेशन मतलब हम वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन हीट, ये सब का यूज करके। सो हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, आपने किडनी स्टोन्स का देखा है, किडनी स्टोन की सर्जरी देखिए विदाउट इन्वेजिव सर्जरी, पेशेंट को एक डिवाइस पर लाइक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दिए जाते हैं और वो वाइब्रेशन की वजह से वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है, निकल जाता है। तो सेम वी आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी मटेरियल, जिसकी वजह से वो ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो ये इसमें से ये कुछ कुछ अदर थेरापीज है, उसमें कुछ कुछ में सर्जिकल इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। लाइक एयरवे हम बाहर से नहीं डाल सकते, वी हैव टू डू अ सर्जिकल इंसिजन, फिर हम एयरवे के अंदर स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजों में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, बट ये अदर थेरापीज की जा सकती है व्हेन अ पर्सन इज हैविंग लंग कैंसर। गॉट इट? Yes, sir. Okay, so let's complete this pre-operative and post-operative, then we will take a break. Pre-operative intervention, explain the potential post-operative needs for chest tube. Yes, pre-operatively ही पेशेंट को समझा देंगे कि जब आप सर्जरी में से आओगे तो आपके ऊपर सारी चेस्ट ट्यूब्स लगाई हुई होगी कि जिसमें से सब ड्रेनेज हो रहा होगा। So don't get panic. Note that closed chest drainage usually is not used for pneumonectomy, and the serous fluid that accumulates in the empty thoracic cavity eventually consolidates, preventing the shift of the mediastinum, heart and remaining lung. Yes, जब न्यूमेनेक्टोमी किया जाता है, न्यूमेनेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ लंग, सो एक साइड जगह तो खाली हो गई, हमने लंग निकाल दिया है, सो वो जगह तो खाली है, तो तब हम क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम जो हमने देखा था वो हम यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज जो फ्लूइड है वहां पर, जो फ्लूइड सर्जरी के बाद जो सीरस फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, जो एम्प्टी थोरेसिक कैविटी है, अब वो थोरेसिक कैविटी में एक ही साइड लंग है, दूसरी साइड कुछ नहीं है। सो जो एम्प्टी थोरेसिक कैविटी में सीरस फ्लूइड जो अक्यूमुलेट हुआ है वो धीरे धीरे कॉन्सोलिडेट होके लाइक जम जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्सोलिडेशन हो जाएगा, वहां पर ही जम जाएगा, वहां पर ही रह जाएगा। जिसकी मदद से होगा क्या, जो दूसरा लंग है, हमें पता है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ये डायफ्राम है, ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है और यहाँ पर हार्ट है। सो सोचो कि ये पूरा हम चीज निकाल देंगे तो ये सारे जो ऑर्गन्स है वो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, बट ये प्रिवेंट करने के लिए नेचुरली ही क्या होता है, जब हम लंग रिमूव कर दें तो वहां पर एक सीरस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो वहां पर ही जम जाएगा, कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मीडियास्टिनम है, हार्ट है एंड रिमेनिंग लंग है, उसका शिफ्ट इस तरफ वो शिफ्ट नहीं होगा। अगर हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे और वो फ्लूइड निकाल देंगे तो फिर वहां पर कुछ नहीं बचेगा एंड देयर विल बी अ चांसेस कि वो मीडियास्टिनम शिफ्ट हो जाए, पूरा सब कुछ वो साइड के ऑर्गन्स इस तरफ आ जाएंगे। गॉट इट? यस और नो? पता चल रहा है व्हाट आई एम सेइंग और नॉट? ये उसका रैशनल है।
Why in pneumonectomy we don't have to do or place a closed chest tube drainage system? The reason is कि हमें चाहिए कि वो सीरस फ्लूइड वहां पर रहे, वो अक्यूमुलेट हो एंड धीरे धीरे कंसोलिडेट हो, जिसकी वजह से वहां पर वो कैविटी जो है, एम्प्टी कैविटी, वो फिल हो जाएगी। फिर कोई भी हार्ट, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स या लंग रिमूव नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन आफ्टर सर्जरी हमें क्या करना है? वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, खास करके SpO2, असेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटर लंग साउंड। हार्ट का भी स्टेटस चेक करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है, लंग साउंड्स मॉनिटर करने हैं। मेंटेन द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम which drains air and blood that accumulates in the pleural space. Okay, न्यूमेनेक्टोमी किया है, पूरा लोब रिमूव किया है, तब हम ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यूज नहीं करते, बट we want to drain the air and blood that has collected in the pleural space. सर्जरी की वजह से हमने सिर्फ लोब रिमूव किया है एंड उसकी वजह से प्लूरल स्पेसेस में ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है, एयर अक्यूमुलेट हो गई है या फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव टू मॉनिटर फॉर एक्सेस ब्लीडिंग। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लीडिंग बढ़ गया है, लीकेज बंद हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हम कॉम्प्लेक्स केयर में स्टडी करेंगे। अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डिटेल में हम वहां पर स्टडी करेंगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, चेक द सर्जन प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द क्लाइंट पोजिशनिंग, अवॉइड कंप्लीट लेटरल टर्निंग। यस, कौन सी पोजीशन देनी है वो इसके बारे में हम जो PHCP है उसका प्रिस्क्रिप्शन और सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे। वी कैन नॉट गिव अ कंप्लीट लेटरल टर्निंग। पेशेंट थोड़ा ऐसे साइडलाइन एक तरफ हो सकता है, बट कंप्लीटली साइडलाइन, कंप्लीट लेटरल पोजीशन हम नहीं दे सकते। वी हैव टू अवॉइड दैट, वरना शिफ्ट हो सकता है। प्रोवाइड एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, जितना टॉलरेट कर सकता है उतनी एक्टिविटी करवानी है। एनकरेज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ द ऑपरेटिव शोल्डर एज प्रिस्क्राइब्ड। जो साइड के लंग पर सर्जरी की है वो साइड के शोल्डर पर हमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है। वी हैव टू ऑर्डर द पेशेंट एंड फिर वो पेशेंट शोल्डर रोटेशन करेगा, मूव करेगा, सो वहां पर एक्टिव रेंज ऑफ एक्टिव ROM करवाना है। दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। The airway is the priority client with a lung cancer or laryngeal cancer. जब भी lung cancer या laryngeal cancer की बात है, first of all you have to think about, we have to think about Airway. airway is a priority in NCLEX. I hope new students ने prioritization का recorded sessions देख लिया है। Have you seen that? New students आपने देखा है? हाँ, सो उसमें हमने देखा था एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे इज अवर प्रायोरिटी। सो जब भी लंग एंड लैरिंजियल कैंसर की बात हो, एयरवे इज अवर प्रायोरिटी। ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम देखेंगे लैरिंजियल कैंसर। Yes, ma'am. Okay, so let's start with the laryngeal cancer. Laryngeal cancer means laryngeal cancer means Cancer of larynx. cancer of larynx. Can anyone tell me the anatomical position of larynx? या मुझे एनाटॉमी बताएगा? चलो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, नोज एंड माउथ से। सो एनाटॉमिकल सीक्वेंस में क्या चीजें आती है? पार्ट्स बोलेगा कोई? एनीवन? ओके चलो, दिस इज द नोज ऑफ अ पेशेंट, दिस इज द माउथ ऑफ अ पेशेंट। सो नोज में से ऐसा पाथवे होता है, माउथ में से ऐसा पाथवे होगा, दोनों ऐसे कंबाइन होके नीचे मिक्स हो जाते हैं, राइट? एंड यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, आगे ट्रैकिया होता है, पीछे ईसोफेगस होता है। ट्रैकिया में से लंग्स की तरफ होगा, यहाँ से एब्डोमेन होगा, स्टमक होगा। चलो, तो यहाँ तक का कोई पाथवे मुझे बोलेगा क्या होता है? स्ट्रक्चर्स के नेम, इसको क्या बोलेंगे? चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी, जो आपके फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, उसकी बात हो रही है। Let me draw it more clearly.
ओके, नाउ बोलो, अब बोलो, चलो। टेल मी द पार्ट्स। ओके ओके, चलो। जीआई ट्रैक्ट के पार्ट्स बोलो सीक्वेंस से। जीआई ट्रैक्ट में कौन से पार्ट्स आते हैं, ऑर्गन्स? फर्स्ट क्या होगा? अब खाना कहाँ से खाते हो? Mouth. हाँ, सो फर्स्ट ऑर्गन विल बी माउथ। उसके अंदर टीथ, टंग, वो सब आ गया। फिर क्या होगा माउथ के बाद? Esophagus. Esophagus. डायरेक्टली इसोफेगस आ जाएगा? बीच में कुछ होता है? ओरोफेरिंग। Pharynx. फेरिंग्स होगा। ओके, फेरिंग्स के कितने पार्ट है? फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू Three. विच आर दे? फर्स्ट कौन सा होगा ऊपर का? नेजोफेरिंग। Nasopharynx. नेजोफेरिंग्स। फिर ओरोफेरिंग। ओरोफेरिंग्स एंड देन Laryngeal. लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, सो ये नेजोफेरिंग्स है। ये ओरल नेजल के आगे ओपन होता है, दैट इज व्हाई इट इज नेजोफेरिंग्स। दिस इज ओरोफेरिंग्स एंड यहाँ पर लैरिंगोफेरिंग्स है। फिर फेरिंग्स के बाद क्या आता है जीआई ट्रैक्ट में? फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। यस, लैरिंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पहले नॉस्ट्रिल्स होगा। नॉस्ट्रिल्स जहां से हम सांस लेते हैं, तो नॉस्ट्रिल्स होगा। नेजल कैविटी होगी, ये जो है दैट इज नेजल कैविटी, नेजल पैसेज बोल सकते हैं। फिर नेजोफेरिंग्स होगा, ओरोफेरिंग्स होगा, मतलब पूरा फेरिंग्स आएगा, एंड लैरिंगोफेरिंग्स आएगा, मतलब पूरा फेरिंग्स आता है, उसके बाद सीधा लैरिंग्स आएगा। तो ये जो ट्रेकिया जहां से स्टार्ट होती है और फेरिंग्स एंड होता है, सो ये बीच का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। गॉट इट? व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जीआई सिस्टम का सीक्वेंस हम देखें तो माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस होगा। फेरिंग्स के पार्ट्स हैं। नेजोफेरिंग्स इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम, बट फेरिंग्स के इतने पार्ट है। हम खाना नाक से नहीं खाते, सीधा मुंह से लेते हैं, सो सीधा ओरोफेरिंग्स एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स एंड देन सीधा वो फूड इसोफेगस में चला जाएगा। बट फेरिंग्स के इतने पार्ट है। एंड अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो नेजोफेरिंग्स, नेजल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स से होके हवा लैरिंग्स तक जाके फिर ट्रेकिया में जाएगी। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. हाँ, अभी लैरिंग्स है, उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स है। लैरिंग्स को भी हमने डिवाइड करके रखा है 3 पार्ट्स में, दैट इज मेन 4 मेन पार्ट्स है। एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। ये आपको कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर का जैसा दिख रहा है उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जो उसके ऊपर ऐसा एपिग्लॉटिस ऐसे लीफ जैसा होता है, उसका काम क्या है? ट्रेकिया को, जब भी हम खाना खाते हैं, ट्रेकिया को कवर करने का, कि जिसकी वजह से खाना अंदर ना चला जाए, ट्रेकिया में एस्पिरेशन ना हो जाए। तो जब भी हम खाना खाते हैं, स्वेलो करते हैं, तो एक लीफ जैसा होता है जो क्लोज कर देगा ट्रेकिया को, फिर जब हम बोलते हैं तब वो ओपन होता है। सो एपिग्लॉटिस ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो जो ऊपर का एरिया है उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। उसके नीचे सुप्राग्लॉटिक आएगा एरिया, जो 40% रीजन होता है, और वहां पर हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है। ग्लॉटिक रीजन आएगा, ग्लॉटिक के नीचे सब ग्लॉटिक रीजन आएगा, सब ग्लॉटिक के नीचे हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है। वी हैव 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, टोटल 4 वोकल कॉर्ड्स होंगे, 2 फॉल्स वोकल कॉर्ड, 2 ट्रू वोकल कॉर्ड। एंड उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होता है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इतने एरिया में ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस, ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस को कंबाइनली हम ट्रांसग्लॉटिक भी बोलते हैं। सो इतने रीजन में कहीं पे भी कैंसर होगा, हम उसको बोलेंगे लैरिंजियल कैंसर। गॉट इट? यस और नो? हाँ, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, दिस इज नॉट गुड थिंग। ओके, सो लैरिंजियल कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ होल लैरिंग्स। आप फिगर में देख रहे हो,
यहाँ तक के यहाँ में कहीं पे भी ट्यूमर होगी हम उसको लैरिंजियल ट्यूमर ही बोलेंगे। लैरिंजियल कैंसर प्रेजेंट्स एज अ मैलिग्नेंट अल्सरेशन with underlying infiltration and is spread by local extension to adjacent structures in the throat and neck and by the lymphatic system। जो लैरिंजियल कैंसर है वो कैसे है, मैलिग्नेंट अल्सर है। जैसे स्टमक में कैसा हो जाता है, अल्सर बन जाती है, फिर वो अल्सर हील नहीं होती, फिर धीरे 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 वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लैरिंजियल कैंसर भी एक मैलिग्नेंट अल्सर है, पहले अल्सर होता है फिर वो हील नहीं हो पाता, इसीलिए लैरिंजियल कैंसर हो जाता है। फिर वो स्प्रेड कैसे होगा, सो उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होगा या तो लिम्फेटिक सिस्टम से थोड़ा दूर स्प्रेड होगा, सराउंडिंग टिश्यूज में चला जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा पेशेंट इज हैविंग लैरिंजियल कैंसर, तो डायग्नोसिस इज मेड बाय लैरिंगोस्कोपी। आपने लैरिंगोस्कोप देखा है? हैव यू एवर सीन लैरिंगोस्कोप? यस, हमने FON में जब फर्स्ट ईयर में थे तभी हमने देखा था लैरिंगोस्कोप कैसा होता है। सो लैरिंगोस्कोपी से एंड लैरिंगोस्कोपी के साथ साथ बायोप्सी करेंगे, लैरिंग्स में से सैंपल निकालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैंसर सेल। दूसरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या है? चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, MRI, वो सब हम कर सकते हैं, तो हमें उसका स्टेज पता चलेगा कि कितनी दूर तक कैंसर स्प्रेड हुआ है, लोकलाइज है, लोकल स्प्रेड है कि और जगह पर भी स्प्रेड हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। रिस्क फैक्टर्स किसको होगा लैरिंजियल कैंसर? सिगरेट स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल यूज एंड कंबाइंड यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। जो स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव दोनों आ गए, जो अल्कोहल ले रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्कोहल भी ले रहे हैं साथ साथ में टोबैको यूज भी कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ स्मोक एंड एवरीथिंग, तो उनको ज्यादा रिस्क है। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लाइक एस्बेस्टोस एंड वुड डस्ट। एस्बेस्टोस एक केमिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से एस्बेस्टोसिस एक लंग डिसऑर्डर होता है, तो उसके कांटेक्ट में आने से भी होगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन, यहाँ पर नेक रीजन पर ज्यादा रेडिएशन लग गया है तो भी हो सकता है लैरिंजियल कैंसर। असेसमेंट फाइंडिंग, साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे जब लैरिंजियल कैंसर होगा? तो परसिस्टेंट होर्सनेस एंड सोर थ्रोट एंड ईयर पेन। अभी लैरिंग्स, हमारी आवाज लैरिंग्स में से निकलती है, सो पर्सन को लैरिंजियल कैंसर होगा तो परसिस्टेंट उसकी आवाज खराब ही रहेगी, देयर विल बी हॉर्सनेस एंड उसको सोर थ्रोट, गले में लाइक खिचकिच कैसा जो बोलते हैं, सोर थ्रोट होगा, ईयर पेन होगा। पेनलेस नेक मास उसको फील होगा, नेक में कुछ मास है ऐसा फील होगा पेशेंट को। फीलिंग ऑफ अ लंप इन अ थ्रोट, लंप जैसा फील होगा पेशेंट को। बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट, थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होता रहेगा। देयर विल बी डिस्फेजिया बिकॉज लैरिंग्स हम देखे तो ईसोफेगस के आगे ही है, वहां पर ट्यूमर है तो ईसोफेगस में स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी। चेंज इन द वॉइस क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स। देयर विल बी डिज्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, वीकनेस, वेट लॉस होगा, हिमोप्टिसिस होगा एंड फाउल ब्रीथ ओडर, फाउल स्मेल आएगी, फाउल ओडर होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फाउल ब्रीथ ओडर को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? व्हाट वी कॉल इट, फाउल स्मेलिंग ब्रीथ और फाउल ब्रीथ? एच पर से स्टार्ट होता है, चलो बोलो। एग्जाम में आपको ऐसा जरूरी नहीं कि फाउल ब्रीथ लिख कर आएगा, दूसरी टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है, उसको हेलिटोसिस बोलते हैं, फाउल ब्रीथ को हेलिटोसिस बोला जाता है। सो राइट इट डाउन, डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स। इंटरवेंशंस क्या करेंगे हमें पता है, मेन इंटरवेंशंस तो कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी की जा सकती है, बट अदर इंटरवेंशंस देखते हैं। We have to give a Fowler's position to promote optimal air exchange, ब्रीथिंग इजी करने के लिए फाउलर्स पोजीशन देंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करेंगे। साइंस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, क्यों एस्पिरेशन का रिस्क है? बिकॉज एपिग्लॉटिस जो मेन ऑर्गन है, जो हमारे हम खाना खाते हैं तब कवर, ट्रेकिया को कवर करके, लैरिंग्स को कवर करके हमें बचाता है एस्पिरेशन से, अब वो ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो कौन करेगा? सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, एंड अगर एस्पिरेशन हो गया तो फिर एस्पिरेशन की वजह से एस्पिरेशन न्यूमोनिया, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज वर्स्ट थिंग, तो वो हमें साइंस चेक करनी होगी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइड एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। यस, अगर पेशेंट ओरली नहीं खा पा रहा है
सो हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाया पैरेंटरल न्यूट्रिशन देना होगा। एनजी ट्यूब फीडिंग कर सकते हैं हम पेशेंट के लिए, गैस्ट्रोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी ट्यूब एज प्रिस्क्राइब। तो पैरेंटरल न्यूट्रिशन मतलब हम सेंट्रल लाइन से पेरिफेरल लाइन से हम न्यूट्रिशन देते हैं, वो दे सकते हैं, एनजी ट्यूब डालकर दे सकते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी मतलब वी आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म ओपनिंग इन द स्टमक एंड वहां से ही डायरेक्टली ट्यूब इंसर्ट करके फीडिंग करवाएंगे। जेजुनोस्टोमी वी आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म ओपनिंग इन द जेजुनम एंड वहां से ट्यूब इंसर्ट करके पेशेंट को खाना देंगे। सो दिस कैन बी डन फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेन। Encourage client to stop smoking and drinking alcohol to increase the effectiveness of treatment. जब तक पेशेंट स्मोकिंग बंद नहीं करेगा, अल्कोहल कंजप्शन बंद नहीं करेगा, तब तक ट्रीटमेंट की कोई असर नहीं होगी। सो फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को बोलना होगा, एंकरेज करना होगा कि प्लीज स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है, सो देर आर सो मेनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, हम उसको वहां पे भी भेज सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप उसकी हेल्प लो, डी एडिक्शन सेंटर्स की हेल्प लो, कि जिससे आपका ये एडिक्शन छूट सके। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, कीमोथेरेपी एज therapy in specified situation and chemotherapy which may be given in combination with radiation therapy and surgery. Sometimes chemo alone देना होता है, sometimes chemo radiation combination में देंगे, sometimes surgery radiation chemo सब साथ में किया जा सकता है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, but this could be an option. Surgical interventions. What are the surgical interventions? The goal is to remove the cancer while preserving as much normal function as possible. हमें ट्यूमर जो है, कैंसर है, वो तो रिमूव करना है, बट हमें फंक्शन जो लैरिंग्स का फंक्शन है, लैरिंग्स का कितना सारा फंक्शन हो गया, एक तो कवरिंग करना, प्रोटेक्ट करना, आवाज, बोलना, लैरिंग्स ही नहीं होगा, वोकल कॉर्ड से नहीं होंगे तो पेशेंट बोल कैसे पाएगा। तो वो भी हमारा एक गोल है कि हम जितना हो सके उतना नॉर्मल फंक्शन हमें प्रिजर्व करना है, बट साथ साथ में कैंसर भी निकालना है। सो सर्जिकल इंटरवेंशन डिपेंड्स ऑन द ट्यूमर साइज, लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ टिश्यू टू बी रिसेक्टेड। सर्जरी कौन सी करेंगे डॉक्टर, वो डिपेंड करता है ट्यूमर कितनी बड़ी है, एग्जैक्टली कहाँ पर है, लैरिंग्स के अंदर कितना टिश्यू हमें निकालना पड़ेगा, लैरिंग्स में से कितनी जगह से हमें वो सब कुछ निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। But there are this many types of surgery: caudal stripping, cordectomy, partial laryngectomy, total laryngectomy. Caudal stripping, caudal, कॉर्ड किसके लिए वर्ड यूज होता था, हमने अभी पढ़ा, कॉर्ड मतलब क्या है, लैरिंग्स में कॉर्ड मतलब वोकल कॉर्ड्स की बात हो रही है, यस। एंड स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग मतलब हम उसको छील रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है जो वाइब्रेट होके साउंड क्रिएट करते हैं एंड हम बोल सकते हैं, बट वहां पर ही कैंसर है, अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो हम कॉर्ड को स्ट्रिप कर देंगे, छील देंगे, तो थोड़ा कॉर्ड बच जाएगा, थोड़ा कॉर्ड निकाल देंगे। सो दैट कुड बी अ सर्जिकल ऑप्शन। नेक्स्ट इज कॉर्डेक्टोमी। व्हाट इज दिस? कॉर्डेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ होल कॉर्ड, कॉर्ड्स ही निकाल देंगे। नेक्स्ट इज पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, मतलब partial removal of पार्शियल रिमूवल ऑफ लैरिंग्स। एंड टोटल लैरिंजेक्टोमी मतलब पूरा लैरिंग्स, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स निकाल देंगे। सो दिस आर द ऑप्शंस। नाउ a tracheostomy is performed with a total laryngectomy. The airway is the airway opening is permanent and is referred as laryngectomy stoma. अब जब हम पेशेंट में टोटल लैरिंजेक्टोमी करते हैं, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा फेरिंग्स के बाद सीधा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी बीच में स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर ऐसा पेशेंट, उसको सांस लेने में और वो सब दिक्कत होगी। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें परमानेंट ट्रेक्योस्टोमी करना पड़ेगा, परमानेंट, उसको वो लेकर ही उसको जीना पड़ेगा। एंड जब हम टोटल लैरिंजेक्टोमी में ट्रेक्योस्टोमी करते हैं, परमानेंट ओपनिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंजेक्टोमी स्टोमा बोलते हैं, नॉट द ट्रेक्योस्टोमी। बराबर पता चला? ट्रेक्योस्टोमी हम लॉन्ग पीरियड के लिए ओपनिंग करते हैं, बट ये परमानेंट है, लॉन्ग पीरियड से भी ज्यादा है, जब तक वो जिएगा तब तक वो ओपनिंग के साथ जिएगा, इसलिए अब हम उसको बोलेंगे लैरिंजेक्टोमी स्टोमा। लैरिंजेक्टोमी करने की वजह से हमने एक ओपनिंग क्रिएट किया है, स्टोमा क्रिएट किया है। गॉट इट? Yes. ओके, सो दिस कैन बी डन। नाउ ये सारी सर्जरीज हो गई।
कोई भी सर्जरी करें, हमें प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी? डिस्कस सेल्फ केयर ऑफ द एयरवे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, suctioning pain control methods and critical care environment and nutritional support. Yes, पेशेंट को अभी ये एयरवे है वो हमने परमानेंटली ओपन किया है, सो उसकी केयर कैसे करनी है वो हमें पेशेंट को सिखाना होगा। अब हमने पूरा लैरिंग्स निकाल दिया है, या तो चलो वोकल कॉर्ड निकाल दिया है, तो पेशेंट नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, आवाज ही नहीं निकलेगी। सो दूसरी मेथड्स जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, तो वो हमें सिखाना होगा, उसके साथ डिस्कस करना होगा। घर पे रेगुलरली वो स्टोमा क्रिएट किया है, ट्रैकियोस्टोमी, उसको सक्शन कैसे करना है, पेन को कैसे मैनेज करना है, क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसे लेना है, वो सब हमें सिखाना होगा, डिस्कस करना होगा पेशेंट के साथ इनिशियली, पहले से ही। सर्जरी के बाद तो वो करेगा, बट उसको पहले से ही हमें सिखाना होगा। एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट चेंजेस इन द बॉडी इमेज एंड द लॉस ऑफ वॉइस। पेशेंट को आप ऐसा बोलने वाले हो कि आपका अभी आवाज चली जाएगी, आपको ये ओपनिंग के साथ जीना पड़ेगा, सो पेशेंट को कैसा फील होगा? आपने पहले से ही बोल दिया है, सो थोड़ा उसको जो भी फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने देना है। वी कैन ऑल्सो विजिट विद द पेशेंट, लाइक प्री ऑपरेटिवली ही, जिसको ऐसी सर्जरी हो गई है, अगर वो पेशेंट रेडी है एंड हमारा पेशेंट रेडी है, तो हम दोनों को मिला भी सकते हैं, वो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगे, उसको जानने को मिलेगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली। डिस्क्राइब द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेकियोस्टोमी एंड सक्शनिंग। यस, देयर आर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड प्रोग्राम्स, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको वो सिखाएंगे, आपको कैसे ट्रेकियोस्टोमी के साथ जीना है, सक्शनिंग और वो सब कैसे करना है, वो सब आपको सिखाएंगे। सो हम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्री ऑपरेटिवली, सर्जरी से पहले ही। ओके, अब सर्जरी हो गई है, सो पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी होगी? मॉनिटर वाइटल साइंस इंक्लूडिंग SpO2, monitor respiratory status, monitor airway patency and provide frequent suctioning to remove the bloody secretion. Yes, respiratory status check करना है, airway is our priority, we want to maintain the ओपन एयरवे, सो एयरवे को पेटेंट रखने के लिए उसकी पेटेंसी रेगुलरली हमें चेक करनी होगी। अगर हमें थोड़ा भी डाउट लग रहा है देयर इज एक्सेस म्यूकस, देयर इज एक्सेस ब्लड, हमें फ्रीक्वेंटली सक्शनिंग करते रहना है कि वो सब सिक्रेशन निकाल दे, सो एयरवे ब्लॉक ना हो जाए, पेटेंसी उसकी मेंटेन रहे। प्लेस द क्लाइंट इन अ हाई फाउलर्स पोजीशन टू ईज द ब्रीथिंग, मेंटेन मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट और ट्रेकियोस्टोमी कॉलर विथ ह्यूमिडिफिकेशन एज डिस्क्राइब। यस, इनिशियली पेशेंट की अभी सर्जरी हुई है तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जा सकता है इनिशियली, तो वो हमें मेंटेन करके रखना है। ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर कॉलर जैसा होता है, आपने देखा होगा ट्रेकियोस्टोमी कॉलर ऐसे टाई किया होता है, तो वो भी होगा वहां पर, तो वहां पर भी प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन और वो ह्यूमिडिफाइड एयर देनी है। इंश्योर मेंटेन सर्जिकल ड्रेन्स इन द नेक एरिया इफ प्रेजेंट। पेशेंट को हमने पहले से इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आप जब सर्जरी के बाद आओगे तब आप वेंटिलेटर पर होगे, बहुत सारी ट्यूबिंग्स निकल रही होगी, आप बोल नहीं पाओगे, सो डोंट गेट पैनिक। तो जो भी ड्रेन्स और वो सब प्रेजेंट है नेक एरिया में, उसको मेंटेन रखना है, वो ब्लॉक ना हो जाए, निकल ना जाए। ऑब्जर्व द हेमरेज एंड एडिमा इन द नेक, नेक में से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, एडिमा तो नहीं है, वो सब ऑब्जर्व करना होगा। मॉनिटर IV फ्लूइड्स और पेरेंटल न्यूट्रिशन अंटिल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड वाया NG, गैस्ट्रोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी ट्यूब। यस, जब तक लाइक इनिशियली पेशेंट जस्ट ओटी में से आया है तो हमें उसको NBM रखना होगा, बट न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट होता है सर्जरी से पहले हम NBM करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको पानी बंद कर दिया है तो IV फ्लूइड्स हमें देना पड़ेगा, वरना पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर सर्जरी हम अभी भी NBM रखेंगे, तो IV फ्लूइड एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन से उसका न्यूट्रिशनल सपोर्ट मेंटेन करना है। फिर धीरे धीरे NG ट्यूब से या गैस्ट्रोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी ट्यूब से हम फीडिंग देंगे, बट तब तक हमें पेरेंटल या IV फ्लूइड से देना होगा न्यूट्रिशन। टीच द क्लाइंट गैस्ट्रोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी ट्यूब केयर टू वियर अ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मेड ऑफ सॉफ्ट कॉटन एंड टू वॉश दिस एरिया जेंटली डेली विथ अ माइल्ड सोप। यस, अगर पेशेंट को हमने गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब एंड जेजुनोस्टोमी ट्यूब है, पेशेंट कोई प्रेजेंट है, तो उसकी भी केयर कैसे करनी है वो हमें सिखाना है। पेशेंट को बोलना है कि सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, लूज क्लोथ पहने कि जिससे बहुत टाइट एंड कंस्ट्रिक्टिंग ना हो। अगर डेली आप बात करते हो तो माइल्ड सोप से आसपास का एरिया प्रॉपरली क्लीन करना है, जेंटली विगरसली रब नहीं करना है। प्रोवाइड ओरल हाइजीन, प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होगी। असेस द गैग एंड कॉफ रिफ्लेक्स एंड द एबिलिटी टू स्वेलो, पेशेंट अब स्वेलो कर पा रहा है कि नहीं, गैग रिफ्लेक्स है कि नहीं, कॉफ रिफ्लेक्स है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर वो है फिर ही धीरे धीरे
नॉर्मल फूड कंजप्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज नो एनी एपिग्लॉटिस की जिससे एस्पिरेशन रिस्क प्रिवेंट हो सके। तो पहले वो देखना होता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, असेस द कलर अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम, स्पूटम कैसे कलर का आ रहा है, कितना स्पूटम निकल रहा है, कैसी कंसिस्टेंसी है, थिक है, लिक्विड है, कैसा है, वो सब देखना होगा। प्रोवाइड स्टोमा एंड लैरिंजेक्टोमी केयर, जो भी स्टोमा है, हमने ओपनिंग किया है बाहर, ट्रेकियोस्टोमी किया है, लैरिंजेक्टोमी कर दिया है पूरा, तो उसकी केयर कैसे करनी है वो हम अभी देखेंगे बॉक्स में। प्रोवाइड कंसल्टेशन विद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड, यस, पेशेंट को स्पीच कंसल्टेशन करवाना होगा, अभी वो बोल नहीं पाएगा, तो उसको नॉर्मली स्पीच थेरापी की जरूरत पड़ेगी, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका कंसल्टेशन आप कर सकते हो आफ्टर सर्जरी। रीइंफोर्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज एस्टेब्लिश्ड प्री ऑपरेटिवली, यस, हमने प्री ऑपरेटिवली उसको सिखाया था कि आपको कैसे बात करनी है, तब अब वो बात वो अभी मेथड री इन्फ्यूज करो जो हमने ऑलरेडी प्री ऑपरेटिवली उसको सिखा दिया था। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड स्पीच थेरापी, पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, स्पीच थेरापी के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। नाउ लेट्स सी बॉक्स 45.15, हाउ टू डू द स्टोमा केयर आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। सो हमें स्टोमा केयर कैसे करनी है, स्टोमा मतलब जो ट्रेकियोस्टोमी किया है हमने ओपनिंग, उसकी केयर कैसे करनी है उसकी बात हो रही है। प्रोटेक्ट द नेक फ्रॉम इंजरी, ऑब्वियसली यहाँ पर स्टोमा है तो नेक पर इंजरी नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन हाउ टू क्लीन द इंसिजन एंड प्रोवाइड अ स्टोमा केयर, पेशेंट को भी सिखाना है, बिकॉज पेशेंट लाइफ टाइम तो हॉस्पिटलाइज रहने नहीं वाला है, वो घर पे स्टोमा के साथ ही जाएगा, तो उसको स्टोमा की केयर कैसे करनी है वो भी उसको भी सिखाना होगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वियर अ स्टोमा गार्ड टू शील्ड द स्टोमा, जो भी पेशेंट होते हैं जो लाइफ टाइम स्टोमा के साथ जीने वाले होते हैं, उनको डॉक्टर से गार्ड देते हैं, जब नहाते हैं ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो गार्ड उनको पहनना पड़ता है कि जिससे पानी और वो सब अंदर ना चला जाए। जब कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना है जहाँ बहुत डस्ट पॉल्यूशन डस्ट उड़ रहा है, तब भी उसको गार्ड पहनना होगा टू प्रोटेक्ट द स्टोमा। सो पेशेंट को सिखाना है कि कैसे वियर करना है, कैसे शील्ड करना है, कवर करना है स्टोमा को। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज अ शावर शील्ड ओवर द स्टोमा, यस, व्हेन बाथिंग टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग द एयर, जब भी नहा रहा है पेशेंट तो जो हमने शील्ड जो हमने दिया था उसको कैसे पहनना है वो हमने सिखाया है, तो एटलीस्ट वो नहाते वक्त पानी अंदर ना चला जाए स्टोमा में से। डेमोस्ट्रेट द वेज टू प्रिवेंट द डेब्रिस फ्रॉम एंटरिंग द स्टोमा, यस, वी हैव टू ऑल्सो डेमोस्ट्रेट, उसको सिखाना होगा कि कैसे वेस्ट मटेरियल और वो सब स्टोमा के अंदर ना चला जाए, कोई भी डेब्रिस कुछ भी उड़ रहा है, डस्ट है, कुछ भी अंदर ना जाए, तो कैसे आप रोक सकते हो, हाउ टू प्रिवेंट दैट डेब्रिस फ्रॉम एंटरिंग द स्टोमा, वो भी आपको सिखाना होगा। एडवाइज द क्लाइंट टू वियर अ लूज फिटिंग हाई कॉलर्ड क्लोथिंग टू कवर द स्टोमा, अब पेशेंट को बोलना है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसकी कॉलर ऊंची हो, मतलब टर्टल नेक वाली टी शर्ट और वो कैसा आता है वैसे कपड़े पहनने हैं, हाई कॉलर्ड क्लोथिंग पहनना है, बट वो इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि स्टोमा बंद हो जाए, सिर्फ कवर करना है हमें स्टोमा, तो ऐसे कपड़े पहनने होंगे। अवॉइड स्विमिंग शावरिंग एंड यूजिंग एरोजॉल स्प्रे, यस, पेशेंट को बोलना है आप स्विमिंग नहीं कर सकते, शावर नहीं ले सकते, पेशेंट बैठ के टबलर बाथ टब यूज कर सकता है बट डायरेक्ट शावर यूज नहीं कर सकता, एंड बैठ के वो नहा रहा है तो भी उसको शावर शील्ड तो पहनना ही होगा, बट वो शावरिंग नहीं कर सकता, एरोजॉल स्प्रे यूज नहीं कर सकता। टीच द क्लाइंट क्लीन सक्शनिंग टेक्निक, पेशेंट को सिखाना है कि क्लीन सक्शनिंग कैसे करना है, पेशेंट ऑब्वियसली स्टेराइल तो घर पे मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो क्लीन ही मेंटेन कर पाएगा, तो क्लीन टेक्निक यूज करनी है वरना इन्फेक्शन हो सकता है। एडवाइज द क्लाइंट टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन होम, पेशेंट को बोलना है कि घर में ह्यूमिडिफायर यूज करे, ह्यूमिड एयर लेनी है वरना स्टोमा ड्राई हो जाएगा, सो ह्यूमिडिटी घर में बढ़ानी है, ह्यूमिडिफायर यूज कर सकता है पेशेंट घर पर और उसको करना ही पड़ेगा। इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml पर डे एज प्रिस्क्राइब, यस, पेशेंट को बोलना है पानी थोड़ा ज्यादा पीना होगा, क्यों, बिकॉज अगर सिक्रीशंस हो रहे हैं तो पानी ज्यादा पिएगा पेशेंट तो वो सारे सिक्रीशंस लूज हो जाएंगे और इजीली निकल सकते हैं बाहर। अवॉइड एक्सपोजर टू पर्सन विथ इन्फेक्शन, किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो वो पर्सन से दूर रहना है वरना आपका स्टोमा सीधा ओपन है, सीधा इन्फेक्शन आपको पहले हो जाएगा। ऑल्टरनेट रेस्ट पीरियड विथ एक्टिविटीज, रेस्ट और एक्टिविटीज करते रहना है ऑल्टरनेटिवली। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन ROM एक्सरसाइज फॉर आर्म्स शोल्डर्स एंड नेक एज प्रिस्क्राइब्ड,
हाथ की, शोल्डर्स की, नेक की ROM एक्सरसाइज कैसे करनी है वो हम सिखाएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। एडवाइज द क्लाइंट टू वियर अ मेडिकलर्ड ब्रेसलेट। यस, पेशेंट को ऑलवेज एक ब्रेसलेट पहन के रखना है जिससे सबको पता चले कि ये पेशेंट को स्टोमा है, एंड सब लोग ब्रेसलेट देखकर ही पता चल जाए पेशेंट को कि ये इसको, हमें पेशेंट को ऐसे प्रोटेक्ट करना है। वो अगर और उसने कपड़े पहने हैं हाई कॉलर एंड कुछ हो गया, वो गिर गया, बट दूसरे लोगों को मेडिकल ब्रेसलेट से ही पता चल जाएगा, तो वो पहन के रखना है ऑलवेज। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमा केयर। स्टोमा को कैसे हमें केयर करनी है, पेशेंट को भी कैसे केयर करनी है, वो हमने सिखा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीच थेरापी। पेशेंट को हमने लैरिंजेक्टोमी कर दिया है, तो कंप्लीट लैरिंजेक्टोमी है, तो अभी वोकल कॉर्ड तो निकल गए हैं, तो फिर पेशेंट बोलेगा कैसे? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच जिसका पेशेंट यूज कर सकता है। इसोफेजियल स्पीच, मैकेनिकल डिवाइस एक स्पीच होती है, एंड ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला क्रिएट किया जा सकता है टू प्रोड्यूस द स्पीच। नाउ इसोफेजियल स्पीच कैसी होती है? लेट मी टेल यू। द क्लाइंट प्रोड्यूसेस द इसोफेजियल स्पीच बाय बर्पिंग द एयर स्वेलोड। बर्प करना, जो हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद जो ओड़कर आता है, दैट इज बर्पिंग। तो ये जो क्लाइंट है जिसने लैरिंजेक्टोमी किया है, वो पहले एयर स्वेलो करेगा एंड वो ही एयर को बर्प करेगा। सो बर्पिंग से साउंड क्रिएट होगा और उससे वो बोल सकता है। बट ये जो वॉइस होगा वो मोनोटोनस होगा, इट कैन नॉट बी रेज्ड और लोअर्ड एंड कैरीज नो पिच। जैसे हम बोलते हैं, सो हम हमारा टोन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पिच कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइक, बट वो नहीं कर सकता। एक ही मोनोटोनस वे में ही वो आवाज निकलेगी। The client must have adequate hearing because the mouth is used to shape the words as they are heard. Yes, patient का hearing proper होना चाहिए, because अभी जो vocal cords है वो vibration नहीं हो रहा है, patient air का use करके mouth हिलाएगा तो वैसी air निकलेगी। So patient का hearing adequate होना चाहिए। Let me show you कि esophageal speech कैसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। Okay. Now, can you hear the sound? वीडियो का साउंड सुनाई दे रहा है आपको? Yes. ओके। अब ये जो पेशेंट बोलने जा रहा है, अब देखो, पेशेंट पहले एयर बर्प करता है, पहले स्वेलो करता है, फिर वो ही एयर से बर्प करेगा। आपने देखा पेशेंट की ट्रेकियोस्टोमी की गई है, वो परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी के साथ ही जिएगा। ऐसा ही होता है, जो लैरिंजेक्टोमी वाला पेशेंट होगा वो ऐसा होता है। अब वो एयर को स्वेलो करेगा एंड स्वेलो करने के बाद वो बोलेगा। सो वो कैसे बोल रहा है वो देखो। Hello. My name is Dora. And
चला इसोफेजियल स्पीच कैसी होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज इसोफेजियल स्पीच। वो एयर को स्वेलो करेगा एंड जैसे ही बर्प करता है, एयर बाहर निकलेगी तो उसके साथ साथ वो माउथ भी हिलाएगा, सो उसकी वजह से वो साउंड क्रिएट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिवाइसेस। सो एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलैरिंग्स, उसकी मदद से पेशेंट स्पीच प्रोड्यूस कर सकता है। सो वन डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलैरिंग्स is placed against the side of the neck and the air inside the neck and pharynx is vibrated and the clients articulate। एक डिवाइस आता है, सो वो पेशेंट को हाथ में रखना होता है एंड वो नेक के पास ऐसे रखेगा, तो उसकी वजह से अंदर फेरिंग्स में वाइब्रेशंस होंगे, नेक में और फेरिंग्स में से वाइब्रेशंस होंगे। तो हमें पता है कि एयर तो नोज से और वहां से अंदर जा रही है, तो एयर तो होगी वहां पर, सो वो वाइब्रेशन की वजह से आवाज निकलेगी। बट जब तक वो डिवाइस नहीं लगाता पेशेंट, तब तक आवाज नहीं निकल पाएगी। और अगर डिवाइस नहीं है तो पेशेंट को दूसरी मेथड से यूज करनी होगी, एंड वो डिवाइस है तो पेशेंट आराम से फिर बोलता रहेगा कंटिन्यूअसली, एंड डिवाइस वहां पर लगा के रखना होता है। Another device consists of a plastic tube that is placed inside the client's mouth and vibrates on articulation। दूसरा भी एक डिवाइस आता है, ये सारे मैकेनिकल डिवाइसेस है। सो दूसरा भी एक डिवाइस आता है, प्लास्टिक ट्यूब जैसा होता है, जो पेशेंट के अंदर रखा जाता है माउथ में, साइड इनसाइड द माउथ, एंड जब पेशेंट लाइक मुंह खोलेगा बोलेगा तो वो वाइब्रेशन होता रहेगा वो ट्यूब, एंड उसकी वजह से कंटिन्यूअसली आवाज निकलती रहेगी। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इलेक्ट्रोलैरिंग्स दिखाने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोलैरिंग्स का यूज करके पेशेंट कैसे बोल सकता है। लेट मी शो यू। Okay, can you see something that the patient is holding in his right hand? right hand में कुछ नेक पर लगाया दिख रहा है आपको? Yes. हाँ, सो वो वहां पर लगा के रखेगा पेशेंट, एंड फिर वो कंटिन्यूअसली अंदर से लाइक एक वाइब्रेशन देता रहेगा नेक पर। पेशेंट को फील होगा कि दिस डिवाइस इज वाइब्रेटिंग, और उसकी वजह से अंदर भी वाइब्रेशन होगा एंड पेशेंट कंटिन्यूअसली बोल पाएगा। Hello, my name is Dora, and I have a voice. देखा कैसे हुआ? यस और नो? Yes. हाँ, उसमें भी सेम लाइक पेशेंट अपना टोन इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता है, वो वाइब्रेशन डिवाइस से जितना भी वो आवाज निकलेगी लगेगा कि लाइक रोबोट बोल रहा है वाइब्रेशंस की वजह से, सो वो ऐसी ही आवाज निकलती है। नेक्स्ट इज, अभी ये सब पेशेंट को आता तो होगा नहीं, वी हैव टू ट्रेन, गिव द ट्रेनिंग कि पेशेंट को वो कैसे बोलना है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। उसको इसोफेजियल स्पीच थेरापी देनी पड़ती है, मैकेनिकल डिवाइस की यूज करके स्पीच थेरापी देनी पड़ेगी, तो उसको सिखाना पड़ता है, फिर वो पेशेंट अच्छे से खुद से बोल पाता है। नेक्स्ट इज ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस टीईएफ? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या है? What is TEF? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला मतलब, फिस्टुला मतलब Abnormal connection. यस, एबनॉर्मल कनेक्शन। वो कंजेनाइटल है, बट वी आर सर्जिकली क्रिएटिंग अ फिस्टुला। किसमें फिस्टुला कर रहे हैं? कौन से स्ट्रक्चर्स में हम ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं कनेक्शन? ट्रेकिया एंड इसोफेजियल। यस, सो हमें पता है आगे ट्रेकिया है, पीछे इसोफेगस है, सो हम दोनों के बीच में एक होल क्रिएट कर रहे हैं, एंड वो होल के अंदर, अगर हमने पहले भी देखा था पीडियाट्रिक कंडीशन में कि इफ देयर इज सम होल, पेशेंट खाना खाएगा तो वो खाना सीधा वहां से ट्रेकिया में चला जाएगा, राइट? Yes. यस, बट इसमें तो हम जानबूझकर फिस्टुला कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। सो टू प्रिवेंट दैट, डॉक्टर क्या करते हैं, ये इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में होल किया और वहां पर एक डिवाइस रख देते हैं, प्रोस्थेसिस रख देते हैं। वो वन वे वाल्व होगा। मतलब वन वे कैसे कि एयर तो इसोफेगस में जा सकती है, बट जो खाना है वो ट्रेकिया में नहीं आ पाएगा, एक ही तरफ से वो खुलेगा। सो ट्रेकिया की जो एयर है वो इसोफेगस से जा सकती है, बट वो जो खाना है वो ट्रेकिया में नहीं जाएगा। गॉट इट?
यस, सो ऐसा किया जा सकता है. सो अ फिस्टुला इज क्रिएटेड सर्जिकली बिटवीन ट्रेकिया एंड द इसोफेगस. इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में पेशेंट को बाहर ट्रेक्योस्टोमी तो होगी, बट अंदर हमने फिस्टुला क्रिएट कर दिया है, ओपनिंग क्रिएट कर दिया है बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया विथ इवेंचुअल प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोसेसिस टू प्रोड्यूस अ स्पीच. और बीच में हमने एक डिवाइस रख दिया है, प्रोसेसिस रख दिया है कि जिसकी मदद से पेशेंट बोल पाएगा, स्पीच प्रोड्यूस हो पाएगी. एंड the prosthesis provides the client with a means to divert the air from the trachea into the esophagus and out of the mouth. ये prosthesis की वजह से क्या होगा, lungs में से जो air निकल रही है वो सीधी बाहर आएगी तो पेशेंट बोल नहीं पाएगा because there is no vocal cords. So वो air जो लंग्स में से एयर है वो ट्रेकिया से ऊपर तो आएगी, फिर वहां से प्रोसेसिस से होके बाहर निकलेगी, इसोफेगस एंड माउथ से वो बाहर निकलेगी, राइट, यहाँ से. एंड वो डिवाइस है उसकी वजह से आवाज निकलेगी. एंड उसका दूसरा फंक्शन क्या है कि वो खाने को भी ट्रेकिया में नहीं जाने देगा. लिप एंड टंग मूवमेंट प्रोड्यूसेस अ स्पीच. स्पीच फिर पेशेंट जैसे नॉर्मल बोलता है वैसे ही बोलेगा. आवाज अब नोज के और वहां से जो ट्रेकिया लैरिंग से जो निकल रही थी उसकी जगह अब ईसोफेगस से निकलेगी बिकॉज बीच में हमने एक फिस्टुला क्रिएट कर दिया है. अब ये जो पेशेंट है जिसको ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है, तो वो पेशेंट बोलेगा कैसे, उसको हाथ रखना पड़ेगा, उसके ट्रेक्योस्टोमी जो है वहां पर हाथ रखना पड़ेगा, वरना वो एयर ट्रेक्योस्टोमी से लीक हो जाएगी ना. वी वांट टू डाइवर्ट द होल एयर फ्रॉम द प्रोस्थेसिस एंड फिर वो इसोफेगस से निकले. अगर पेशेंट यहाँ पर कवर नहीं करेगा तो एयर तो स्टोमा से ही बाहर निकल जाएगी, फिर स्पीच कैसे निकलेगी. सो जब भी फिस्टुला वाला पेशेंट स्पीच यूज कर रहा है तो उसको वहां पर कवर करना होगा. लेट मी शो यू, सो आपको पता चले कैसे करना है. Hello, ये तो हमने देख लिया my इसोफेगस name कि पेशेंट एयर स्वेलो कर रहा है फिर बोल रहा है. is Dora, and I have a voice. Hello, Now the patient has a voice prosthesis. पेशेंट का अंदर प्रोस्थेसिस है, TEF करके हमने प्रोस्थेसिस रखा है वहां पर. तब अब पेशेंट को कैसे बोलना है वो देख रहे हो कि पेशेंट कवर करेगा फिर बोलेगा. my name is Dora, and I have a voice. पता चला? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So these are the different types of speeches जो पेशेंट यूज कर सकता है. अगर हमने प्रोसेसेस लाइक फिस्टुला क्रिएट ही नहीं किया है, प्रोसेसेस नहीं रखा है, तो पेशेंट लास्ट वाली स्पीच नहीं यूज कर पाएगा. फर्स्ट टू यूज कर सकता है. लास्ट वाली स्पीच यूज करने के लिए हमें TEF ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें प्रोसेसेस रखना पड़ेगा, तभी पेशेंट वो यूज कर पाएगा. बट ये सारा उसका रिहेबिलिटेशन हमें प्रोवाइड करना होता है, पेशेंट को सिखाना पड़ता है और वो हमारा काम नहीं है. उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होंगे, स्पीच थेरापिस्ट जो है, पैथोलॉजिस्ट वो सब होंगे, वो उनको सिखाएंगे. बट ऐसा कुछ होता है जो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा सब कुछ होता है. ओके, एनी डाउट इन दिस लेक्चर? No, ma'am. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? सो टुडे वी हैव सीन लंग कैंसर, लंग कैंसर देखा, लंग कैंसर के कॉजेस देखे एंड उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा कि लंग कैंसर होगा तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे. जनरल इंटरवेंशंस देखे हमने. फिर मेन 3 इंटरवेंशंस में पहले नॉन सर्जिकल कीमो एंड रेडिएशन देखा. सर्जिकल इंटरवेंशंस बहुत सारे हैं. लेजर थेरापी यूज कर सकते हैं, उसमें हम डायरेक्ट लेजर बीम का यूज करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वो रिलीव हो जाएगा. थोरासेंटेसिस कर सकते हैं. थोरासेंटेसिस मींस रिमूवल ऑफ द accumulated pleural fluid. चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्लेसमेंट करना होगा रिमूवल के लिए. एंड प्लूरोडेसिस भी किया जा सकता है. प्लूरोडेसिस मतलब जो प्लूरल स्पेस है, पैराइटल एंड विजुअल प्लूरा है, हम उसको चिपका देंगे. सो फ्लूइड अक्यूमुलेट ही नहीं होगा, बार बार हो रहा था तो ने ठीक कर दिया. नेक्स्ट सर्जरीज आर थोरेकोटॉमी विथ न्यूमेनेक्टॉमी, मतलब थोरेसिक कैविटी ओपन करके लंग का एक साइड लंग ही पूरा लंग रिमूव कर रहे हैं. थोरेकोटॉमी विथ लोबेक्टॉमी,
थोरेसिक कैविटी ओपन करके एक लोब रिमूव कर रहे हैं इन थोरेकोटॉमी विद सेगमेंटल रिसेक्शन, मतलब थोरेसिक कैविटी ओपन करके लोब का एक सेगमेंट हम निकाल रहे हैं. सो दिस आर द डिफरेंट सर्जरीज. अदर ऑप्शंस भी है हमारे पास ट्रीटमेंट्स के, थेरापीज के, वो भी हमने देखे. देयर आर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरापी, एयरवे स्टेंटिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी अबलेशन, ये सब यूज किया जा सकता है. फिर हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे कि सर्जरी से पहले आपको क्या करना होता है पेशेंट के ऊपर. इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस 2 पॉइंट. बहुत सारे प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन आप कर सकते हो. 2 पॉइंट लिखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 ही चीज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी वेरियस थिंग्स टू डू बिफोर सर्जरी. सो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो. ऑप्शन ऐसा मत बोलना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो लिखा ही नहीं है बुक में. नो, you have to read it carefully whether you can perform this intervention before surgery or not. वो आपको देख के आंसर सिलेक्ट करना होगा. फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Airway is the main priority before lung or laryngeal cancer. यस, जब भी पेशेंट को लंग कैंसर है, लैरिंजियल कैंसर है, so पहले you have to think about airway. Airway is our priority whenever the patient is suffering from lung or laryngeal cancer. फिर हमने देखा लैरिंजियल कैंसर. लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरे लैरिंग्स में कहीं पे भी कैंसर हो रहा है, सो हम बोलेंगे लैरिंजियल कैंसर. देयर आर पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स: एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस, ये वर्ड है. देयर विल बी फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये सारा स्ट्रक्चर है लैरिंग्स के अंदर. सो वहां पर कहीं भी कैंसर होगा तो हम उसको लैरिंजियल कैंसर बोलेंगे. हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे एंड असेसमेंट फाइंडिंग देखा कि अगर लैरिंजियल कैंसर है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा. एक और रिस्क फैक्टर भी है. जो वेंडर्स होते हैं ना, वेंडर्स लाइक आप जो लोग फ्रिक्वेंटली चिल्ला के बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेंडर्स जो हम बोलते हैं, शाक भाजी वाले, तो उनको कितना जोर जोर से बोलना होता है. सो लॉन्ग टर्म से, बहुत लंबे टाइम से वो वही चीज कर रहे हैं, सो उनके वोकल कॉर्ड ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं एंड उनको लैरिंजियल कैंसर हो सकता है. सो जो भी पर्सन ऐसा है कि जो बहुत लाउडली शाउट कर करके लॉन्ग टाइम से बोल रहा है, उसको लैरिंजियल कैंसर का रिस्क हो सकता है. सो दिस कुड आल्सो बी अ रिस्क फैक्टर. सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमने देखे, असेसमेंट फाइंडिंग्स देखा एंड उसके इंटरवेंशन देखे. जनरल इंटरवेंशन, मेन इंटरवेंशन में नॉन सर्जिकल में रेडिएशन कीमो होगा एंड सर्जिकल में बहुत सारी सर्जरीज है, बट वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितनी है, कहाँ है, कितना टिश्यू हमें रिमूव करना है. वी वॉन्ट टू प्रिजर्व एज मच एज नॉर्मल फंक्शन, बट जब ट्यूमर ज्यादा होगी तभी हम पूरा कंप्लीट लैरिंजेक्टोमी करेंगे, टोटल लैरिंजेक्टोमी करेंगे. सो देयर आर वेरियस सर्जरीज. सिर्फ कॉर्डल स्ट्रिपिंग किया जा सकता है, कॉर्डेक्टोमी किया जा सकता है, पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, टोटल लैरिंजेक्टोमी. एंड जब भी हम टोटल लैरिंजेक्टोमी करेंगे, वी हैव टू डू अनदर थिंग, दैट इज टोटल लैरिंजेक्टोमी में ये एक चीज करनी ही पड़ेगी कंपल्सरीली. व्हाट इज दैट? What we have to do with the total laryngectomy? ट्रेकियोस्टोमी. एंड जब लैरिंजेक्टोमी के साथ अगर हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो फिर अब हम उसको ट्रेकियोस्टोमी नहीं बुलाएंगे, अब हम उसको क्या बोलेंगे? What we will call it now? Sorry? यस, लैरिंजेक्टोमी स्टोमा बोलेंगे. सेम, अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है देयर इज द लैरिंजेक्टोमी स्टोमा, तो डोंट गेट कंफ्यूज ये क्या है. दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेकियोस्टोमी ओनली, बट जब लैरिंजेक्टोमी के साथ किया जाता है तब उसने उसको दूसरा नाम दे दिया है. हमने उसकी प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखी एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखी. फिर हमने वो देखा कि अगर जो भी पेशेंट है, स्टोमा है, अब वो परमानेंट होगा, लाइफ टाइम उसको पेशेंट के साथ होगा वो, तो उसकी केयर कैसे करनी है. सो एडमिटेड है तो अब हम करेंगे एंड करते करते हम पेशेंट को सिखाएंगे भी सही कि घर पे भी आपको ये सब करना होगा. एंड हमने स्पीच रिहेबिलिटेशन, स्पीच थेरापी देखी कि जब भी लैरिंजेक्टोमी किया जाता है तो पेशेंट को स्पीच रिहेबिलिटेशन भी देना पड़ता है, जो हम नहीं देंगे बट ऐसा होता है. सो 3 टाइप की स्पीच थेरापी दी जाती है: इसोफेजियल स्पीच, मैकेनिकल डिवाइसेस,
यूज करके स्पीच दी जाती है, एंड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्रिएट करके बीच में एक प्रोस्थेसिस रख के भी हम स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो स्पीच कैसी होती है वो मैंने आपको दिखाया. दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि इसोफेजियल स्पीच कैसी होती है, वो कैसा होता है, बट आपको ऐसा पता हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, इसीलिए मैंने दिखाया था. एग्जाम में इस पर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा होता है. ओके, एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? Yes or no? Okay, I hope पे ये जो पढ़ाया है वो रीड करो प्लीज, बिकॉज आई थिंक दैट यू गाइज आर नॉट रीडिंग एट होम. यू हैव 2 days, आप रीड कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो. अब तक जितना भी चलाया है वो संडे संडे बैठ के भी आप रिवाइज कर सकते हो. तो प्लीज रीड एट होम. जितना जितना साथ में पढ़ते रहोगे लास्ट में आपको उतना ही इजी होगा. एक साथ बर्डन क्रिएट नहीं होगा. अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो लास्ट में आपके पास बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा. लाइक जब हम कॉलेज में अगली रात में कैसा पूरा सिलेबस कवर करते थे, इट इज नॉट. यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आगे के 1-2 दिन में हमने पूरा एक बार रीड कर दिया, मग इट अप कर दिया, क्रैम्पिंग कर लिया, एंड देन कल एग्जाम में देख लेंगे. ऐसा नहीं होगा. इसमें आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं पूछेंगे. दे विल ऑलवेज आस्क यू अप्लाइड क्वेश्चंस. आपको नॉलेज अप्लाई कैसे करना है वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. सो आई एडवाइज यू टू रेगुलरली रीड एट होम. ओके, see you directly on Monday at 9 a.m. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you.